Hey everyone, welcome back to the Layman Way and let's continue our lecture जहाँ पे आज हम कॉम्प्रिहेंशंस के मॉड्यूल को स्टार्ट करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने रीजनिंग को ख़त्म किया था, करेक्ट। तो कॉम्प्रिहेंशंस के कुछ कुछ बेसिक रूल हैं। एक तो आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना, यू विल हैव टू रीड अलॉट। जैसे आप एडिटोरियल पढ़ते हो हिंदू के, तो उससे आपकी रीडिंग हैबिट बढ़ती है। तो जितना ज़्यादा ये एडिटोरियल्स पढ़ोगे, जितना ज़्यादा कॉम्प्रिहेंड करोगे, वो आरसी के लिए कोई स्पेसिफिक प्रिपरेशन नहीं चाहिए होती है, वही प्रिपरेशन आपके लिए काम करेगी, करेक्ट। तो ये बेंजामिन कार्सन का एक कोट है, इसको जल्दी से पढ़ लेते, फिर हम आगे मैं बताता हूँ आपको। बाय रीडिंग सो मच माई वोकैबुलरी ऑटोमेटिकली इम्प्रूव्ड अलॉन्ग विद माई कॉम्प्रिहेंशन। सो रीडिंग इज़ द की टू क्लियरिंग आरसीज। आरसीज आप तभी कर पाओगे जब आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पढ़ोगे। और ऐसा नहीं कि इसके लिए कोई नॉवल उठा लेनी है या फिर इसके लिए कुछ अलग सा चीज़ कर लेना है, कुछ नहीं करना है। नॉर्मल जो पेपर पढ़ते हो ना, वही द हिंदू के एडिटोरियल्स अच्छे से पढ़ो, आपको उसमें जीएस के पेपर्स में भी हेल्प करेंगे और आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में भी हेल्प करेंगे कॉम्प्रिहेंड करने में। तो उसको खुद से कॉम्प्रिहेंड करने की कोशिश क्या करो। ऐसा नहीं कि कोई जैसे मान लो एडिटोरियल डिस्कशन आ रहा है तो सिर्फ वो देख लिया, अरे उसको भी देखो, बट साथ में ट्राई टू रीड द पेपर एज वेल, है ना। ऐसा नहीं कि सिर्फ डिस्कशन देख के सोचा कि हाँ अब तो हो गया हमारा, नहीं भाई, पढ़ो उसको, है ना, खुद से पढ़ो, खुद से कॉम्प्रिहेंड करने की कोशिश करो। इससे आपका लैंग्वेज ही बढ़ेगा। एसेज में भी ये हेल्प करता है, आपकी लैंग्वेज, आपका थॉट प्रोसेस, वो सब इंप्रूव होता है उससे, है ना। तो वो सब चीज़ें आप पढ़ो, है ना, उसी से ही आपका आधा जो है आरसीज ये हो जाएंगे। कुछ कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो मैं बताऊंगा आरसीज के बारे में, बट आपको रीडिंग तो करना पड़ेगा। सो यू विल हैव टू रीड, और कैसे रीड करना है ये मैं आपको बताऊंगा। ऐसा कोई शॉर्ट ट्रिक इसमें नहीं है, बट हाँ कुछ कुछ चीज़ें जो हम ध्यान रख के आरसीज को जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस होते हैं उसमें क्या होता है कि जनरली जो भी पैसेज दिया रहता है उसमें एक मेन आइडिया होता है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल थीम, है ना। सेंट्रल पैसेज, सेंट्रल थीम, जिसके अराउंड वो आइडिया मतलब पैसेज रिवॉल्व करता है। एक मेन आइडिया होता है और उसके मेन आइडिया को रिवॉल्व करती हुई चीज़ें दी रहती हैं, फैक्ट्स दिए रहते हैं, है ना, सपोर्टिंग डिटेल्स जिसको हम बोल सकते हैं, वो सब दिए रहते हैं। तो जनरली ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे पैसेजेस में एक क्वेश्चन तो ऐसा होता ही है कि व्हाट इज़ द सेंट्रल मैसेज ऑफ द पैसेज, व्हाट इज़ द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज, ये सब पूछते ही हैं, है ना। तो ये एक टाइप का चीज़ होता है। अब इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको पूरा आरसी पढ़ना है, और आपको आरसी जो कॉम्प्रिहेंशन पढ़ोगे आप, उससे आपको ये पता चल जाना चाहिए कि ये कॉम्प्रिहेंशन किसके बारे में बात कर रहा है। तो यूपीएससी का अगर आप सीसाइड का पेपर उठा के देखोगे तो उसमें आपको दिखेगा कि दो टाइप के पैसेजेस आते हैं अभी रिसेंटली, जो पिछले 5 साल में है। एक तो शॉर्ट पैसेजेस होते हैं, जैसे 3-4 लाइन के होते हैं और एक क्वेश्चन हो जाता है ना। और इसके बाद एक लॉन्ग पैसेजेस होते हैं जो बड़े होते हैं थोड़े से, उसमें भी 2-3 क्वेश्चन साथ में आ जाते हैं। तो ये दो टाइप के कॉम्प्रिहेंशन आजकल पूछे जा रहे हैं, है ना। तो हम इसको एक एक करके देखेंगे कि कैसे कर सकते हैं हम। तो मेरा स्ट्रैटेजी तो क्या रहता था कि पहले मेरा कॉन्ट अच्छा है तो मैं पहले कॉन्ट कर लेता था, उसके बाद ये जो छोटे छोटे वाले पैसेजेस हैं इसको एक एक पढ़ के जल्दी से एक एक जो जो सरल सरल दिखते थे वो कर लेता था। क्योंकि सारे क्वेश्चन करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है ना, 66 नंबर लाने हैं, क्वांट में ही वो पूरे हो जाते हैं। अब टाइम बचा तो हम चलो कर लेते हैं, इस टाइप से है ना। तो देखो बात ये है कि आप वही क्वेश्चन अटैम्प्ट करो जो आपको ईजी लग रहे हैं लैंग्वेज में। ऐसा नहीं है कि टफ क्वेश्चन भी अटैम्प्ट करना नहीं आ रहा, फिर 3-4 बार पैसेजेस पढ़े, अरे छोड़ो हटाओ दूसरा करो, है ना, बहुत पैसेजेस होते हैं। तो इस टाइप से हमको करना है। अब आपके पास 1 मिनट होगा रफली पेपर एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, 1 से 1.5 मिनट। ये तो सेकंड्स गलत दिखा। अगर बड़ा पैसेज है तो उसमें अगर 4-5 क्वेश्चन है तो आपके पास 30-40 सेकंड्स हैं एक क्वेश्चन को करने के लिए, बट रफली आपके पास 1 से 1.5 मिनट होता है पूरा एक कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करने के लिए, करेक्ट। तो आपको पहले क्या कर लेना है कि अभी मैं जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो मैं बताऊंगा। तो जैसे खूब बड़ा सा पैसेज है ना, तो आप पूरा मान लो 1 पेज का पूरा पैसेज है, तो इतने बड़े जनरली अभी पूछे नहीं जा रहे, बट मान लो इतना बड़ा है पैसेज, तो क्या करोगे, पैसेज पढ़ने बैठ जाओगे क्या? नहीं, अभी नहीं पढ़ना। आप क्या करना कि पहले एक बार जल्दी जल्दी से आप क्या करना, क्वेश्चंस को स्किम कर लेना कि क्वेश्चंस किस किस बारे में है ना, और उस क्वेश्चन में जाके कीवर्ड्स हाईलाइट कर लेना, ठीक है। जैसे मान लो जीडीपी के बारे में पूछ रहा है, इकोनॉमी का अगर कोई आर्टिकल है तो जीडीपी के बारे में बोल रहा है, मैक्रो ग्रोथ के बारे में बोल रहा है ना, पोवर्टी के बारे में बोल रहा है, तो ये सब कीवर्ड्स हैं, ये सबको हाईलाइट कर लो क्वेश्चन में, और फिर जाके पैसेज को स्किम करो। पैसेज को स्किम मतलब ऐसा नहीं कि एक एक लाइन पढ़ लेना है, एक बार थोड़ा ऊपर से ग्लांस होता है ना जैसे, वो पढ़ लो। अगर उसमें कोई कीवर्ड दिख रहे हैं तो मार दो उस टाइम, ठीक है। तो इस टाइप से आपने पहले 30 सेकंड में ये कर लिया पूरा काम, है ना, क्वेश्चंस को स्किम कर लिया और ये पढ़ लिया। अभी आपको आगे क्या करना है, आपको अब पैसेज एक्चुअली में पढ़ना है। तो पैसेज पढ़ते कैसे हैं, सबसे पहली बात तो सबसे पहली बात पैसेज अभी हम पढ़ के देखेंगे। तो आपको क्या करना है कि ये जो बीच के कनेक्टिंग वर्ड्स होते हैं ना, कनेक्टिंग इन द सेंस जैसे इनटू,
इफ़, है ना, ये सब चीज़ें नहीं पढ़नी है आपको, कीवर्ड्स पढ़ने हैं बस, है ना, कीवर्ड्स पढ़ने हैं। तो वो ब्रेन क्या होता है ना, ऑटोमेटिकली ये गैप्स को फिल करने लगता है। अभी मैं दिखाऊंगा कैसे, बट ब्रेन जो है वो ऑटोमेटिकली ये जो छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं ना, द, इफ़ और ये सबको ऑलरेडी कनेक्ट करने लगता है जब आप लाइन पढ़ते हो। तो पूरी पूरी लाइन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर बड़ा पैसेज है तो एकदम स्किम करो, बीच बीच में जो है कीवर्ड्स वो पढ़ते चले जाओ, है ना। और उसके बाद जो क्वेश्चंस में हमने कीवर्ड देखे थे वो गोला मारते जाओ उसको कि अच्छा हाँ ये मैंने कीवर्ड देखा था पॉवर्टी से रिलेटेड, यहाँ पे भी पॉवर्टी आ गया, फिर नीचे आ गया तो यहाँ से भी आ गया, है ना। इस टाइप से नंबरिंग करोगे, फिर जाओ पीछे क्वेश्चंस पे और फिर आओ इधर और ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चंस, ठीक है। तो यू हैव टू सी द क्वेश्चंस फर्स्ट, मार्क द कीवर्ड्स, है ना, रीड द पैसेज एंड मार्क करस्पॉन्डिंग कीवर्ड्स। समझा दिया ये, ठीक है। अब लॉन्ग पैसेजेस के लिए क्या होता है, लॉन्ग पैसेज के लिए, अब लॉन्ग पैसेज को करने वाला, जैसे जो कैट वगैरह में पैसेजेस आते हैं ना, बड़े बड़े होते हैं, तो उसमें क्या हमारा रहता है, मैं कैट के लिए आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, बट अगर मान लो यूपीएससी भी ऐसा पूछ लेता है, भाई एक पेज का पैसेज है पूरा बड़ा सा, तो आप क्या करोगे, जिसमें 5-6 पैराग्राफ है, तो आप क्या करोगे। तो इसमें क्या रहता है, मतलब आइडिया कैसे रहता है कि आप हर एक पैसेज का एक सेंट्रल थीम होता है, हर एक पैसेज कोई पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बोल रहा होता है। ऐसा नहीं होता है पूरा कॉम्प्रिहेंशन भी बोल रहा होगा किसी एक पर्टिकुलर इशू के बारे में, हो सकता है पूरा एक कॉम्प्रिहेंशन पॉवर्टी के इशू के बारे में बोल रहा है, करेक्ट। और हो सकता है, मतलब ये पॉवर्टी का तो मेन हेडिंग हो गया, ठीक है। अब उसके बारे में हो सकता है पहला पैसेज जो है, जैसे आप ऐसे लिखते हो ना, तो आप पहला पैसेज किसी पर्टिकुलर इशू को स्ट्रेस कर रहे हो कि भाई हमारे लेट्स से हमारे हमारे देश में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर मिसिंग है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे मिसिंग पे आपने ये पूरा पैराग्राफ लिख दिया, फिर आपने सपोर्टिंग डिटेल्स डाली कि भाई देखो हमारे यहाँ हॉस्पिटल्स कितना कम है, हमारे यहाँ डॉक्टर टू पेशेंट रेशो कितना कम है, पेशेंट्स कितने ज़्यादा हैं, डॉक्टर कितना कम है, टीचर टू स्टूडेंट रेशो कितना कम है। तो ये सब चीज़ें आप सपोर्टिंग डिटेल्स में डाल रहे हो, बट आप बात क्या कर रहे हो इसमें कि आपका बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब है देश का। तो ये जो पॉइंट है, ये जो पहले पैराग्राफ का पॉइंट है, वो आप एक सिंगल लाइन में रफ शीट में लिख लोगे कि ये जो पैराग्राफ है ये बात करता है बेसिक स्ट्रक्चर के, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर मिसिंग है इकोनॉमी में, और उसके लिए वो सपोर्टिंग डिटेल्स देता है, जैसे डॉक्टर्स हो गया, टीचर्स हो गया, इस टाइप से, ठीक है। ऐसे ही करते करते आप सारे पैसेजेस के, सारे कॉम्प्रिहेंशंस के, बेसिकली सारे जो छोटे छोटे पैसेजेस हैं उसके सेंट्रल थीम लाइन में लिख दोगे, ऐसे 4-5। फिर आप जाओगे क्वेश्चंस पे और देखोगे कि भाई क्या क्या किस किस पैराग्राफ से कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया, और फिर वापस जाके उसी पर्टिकुलर पैराग्राफ को आप रेफर करोगे, करेक्ट। इसमें एक चीज़ ये है कि आपको फोकस के साथ, कंसंट्रेशन के साथ वहाँ पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आप ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि आपने पहली बार ऐसे ही पढ़ लिया, फिर दूसरी बार पढ़ रहे हो, फिर दूसरी बार भी नहीं अच्छे से पढ़ा, फिर तीसरी बार पढ़ रहे हो, तो ऐसे टाइम वेस्ट होता है ना। तो पहली बार ही पढ़ो और पहली बार ही में अच्छे से पढ़ लो, है ना, तो आपका टाइम बच जाएगा। अगर होना होगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि हो रहा है, और अगर लैंग्वेज इतनी टफ होगी तो छोड़ के आगे बढ़ो, ऐसा नहीं करना ही है क्वेश्चन। अगर लैंग्वेज टफ है तो आगे बढ़ो ना, बाकी पैराग्राफ भी तो हैं करने के लिए, सिर्फ एक ही पैराग्राफ नहीं है। जो सिंपल सा पैराग्राफ दिख रहा है उसको पहले पढ़ो, है ना। ऑप्शंस को एलिमिनेट करना सीखो। ऑप्शंस को एलिमिनेट कैसे करोगे कि भाई जनरली क्या होता है कि जो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स होते हैं, जैसे कि हमने BYQs में भी किया था, एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स इस पैराग्राफ वाले स्टेटमेंट में भी जनरली गलत रहते हैं। जनरली मतलब ऑन एन एवरेज 70-80% ये गलत ही रहते हैं, ठीक है। हमेशा नहीं होते, बट 80% टाइम ऑफ द टाइम्स की बहुत एक ऑथर प्रिवेंट करता है कि कोई एक्सट्रीम पोजीशन लेने से, हमेशा तो जनरली गलत रहते हैं। तो हमको क्या ऑप्शंस को एलिमिनेट करना आना चाहिए, अभी हम देखेंगे। फिर हिंदू एडिटोरियल्स आपको पढ़ने, ये तो मैंने बता ही दिया। रेस्ट्रिक्ट योर सेल्फ टू द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड, मतलब आपको अपना कोई प्री नॉलेज वहाँ पे नहीं लगाना है। जो कॉम्प्रिहेंशन बोल रहा है ना, जो कॉम्प्रिहेंशन बोल रहा है उसी के बेसिस पे आपको आंसर मानना है ना। ऐसा नहीं कि आपको कुछ पर्टिकुलर, मान लो कोई साइंस एंड टेक के ऊपर टॉप आया है कॉम्प्रिहेंशन, है ना, आपको कुछ पता है उस पर्टिकुलर डिसीज़ के बारे में, जो पहले डायबिटीज़ है जैसे मान लो, तो आपको पता है पहले से डायबिटीज़ के बारे में कुछ कि टाइप ए ऐसा होता है, टाइप बी ऐसा होता है, तो ये इन्फॉर्मेशन आपको अप्लाई नहीं करनी है। वहाँ जो पैराग्राफ में दिया है वही अप्लाई करोगे, है ना, तो ये ध्यान रखना। डू नॉट अप्लाई योर ओन थ्योरी, एटीट्यूड ऑफ द ऑथर। अब देखो इस टाइप के एटीट्यूड पूछ लेता है कभी कभार कि ऑथर का एटीट्यूड क्या है, क्रिटिकल है, मतलब वो किसी चीज़ को क्रिटिसाइज़ कर रहा है कि भाई ये गलत है, ये ऐसा है, गवर्नमेंट ऐसे काम कर रही है, गवर्नमेंट वैसे काम कर रही है, या फिर सजेस्टिव है। सजेस्टिव मतलब कि वो सॉल्यूशन सजेस्ट कर रहा है कि अच्छा प्रॉब्लम तो है, हम मानते हैं, बट इस टाइप से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। और फिर इंट्रोस्पेक्ट मतलब खुद से ही क्वेश्चन पूछना, क्या हम ये गलत कर रहे हैं, क्या हम प्लानट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, क्या हमको अपने वेज चेंज करने की ज़रूरत है। इस टाइप के जो टोन होती है उसको हम बोलते हैं इंट्रोस्पेक्शन, जिसमें जो ऑथर है वो इंट्रोस्पेक्ट करता है। तो ये एटीट्यूड भी कभी कभार आपसे पूछ लेते हैं कि जो कॉम्प्रिहेंशन है उसमें ऑथर का एटीट्यूड क्या है ना, इंट्रोस्पेक्टिव है, क्रिटिकल है, एनालाइज कर रहा है, सजेस्टिव है, तो उस टाइप से आपको चीज़ें देखनी रहती है ना।
अब जैसे मान लो कुछ कुछ वर्ड्स होते हैं जो आपको नहीं मालूम होगा, वो कैब जो है किसी का ख़राब होगा बहुत ज़्यादा, तो वो कैब एसेंशियली मेरे को ऐसा लगता है कि वो कैब ज़रूरी भी नहीं है आपका कॉम्प्रहेंशंस करने के लिए। बिना वो कैब के कॉम्प्रहेंशन हो जाता है। आपको बस पढ़ना आना चाहिए, है ना, आपको पढ़ना बेसिक आना चाहिए। और जब भी कोई वर्ड आए जहाँ पे वो कैब आपको नहीं पता चल रहा है, तो आप वो पूरा स्टेटमेंट पढ़ो और ये गेस करो कि भाई ये वर्ड का मतलब क्या हो सकता है। मतलब ऐसे कोई आर्बिट्ररी वर्ड तो होगा नहीं, उसी स्टेटमेंट से रिलेट कर रहा होगा। और इतना कॉमन सेंस सब में रहता है कि वो डिड्यूस कर लेते हैं कि भाई ये इस वर्ड का मीनिंग क्या हो सकता है। एटलीस्ट आपको बेसिकली उस सेंटेंस का मतलब तो समझ में आ ही जाएगा। करेक्ट। तो ये तो बेसिक चीज़ें हो गई, है ना। अभी हम क्या करते हैं, एक और थोड़ी रिकमेंडेशंस देख लेते हैं। इंक्लूड रेगुलर हैबिट ऑफ एक्टिव रीडिंग, ये तो मैंने बता ही दिया। क्लैरिटी और ओवर डायरेक्टिव वर्ड्स, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस रिक्वायर क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डायरेक्टिव वर्ड्स सच एज क्रक्स, लॉजिकल एंड रैशनल इन्फरेंस की लॉजिकल एंड रैशनल इन्फरेंस क्या है, सेंट्रल आइडिया क्या है, एजम्पशंस क्या हैं, है ना। इन जो पैसेज आपको दिया है उसके बेसिस पे हम क्या एजम्पशन ले सकते हैं। इट इज़ हाईली डिजायरेबल दैट स्टूडेंट्स आर प्रिसाइसली अवेयर ऑफ दीज मीनिंग्स। ठीक है, तो बेसिक बेसिक टर्म्स के मीनिंग जान लो कि जैसे जो क्वेश्चन में पूछे जाते हैं ना कि एजम्पशन का मतलब क्या होता है, रैशनल इन्फरेंस का मतलब क्या होता है। इन्फरेंस मतलब कि उससे आप उससे क्या कॉम्प्रीहेंड कर पा रहे हो उस पैसेज से, है ना। क्रक्स ऑफ द पैसेज, क्रक्स ऑफ द पैसेज मतलब एक आप मान लो कि सेंट्रल आइडिया क्या है पैसेज का, तो वो पूछ रहा होता है। करेक्ट। तो ये सब चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बता ही दिया कि अपनी जीएस नॉलेज जो है वो आप अपने कॉम्प्रहेंशन में यूज़ मत कीजिएगा, है ना। वो उसको कॉम्प्रहेंशन की तरह ही ट्रीट करिएगा। करेक्ट। चलो अभी जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं और थोड़े पैसेजेस को देखते हैं तो ज़्यादा समझ में आएंगी चीज़ें, है ना। तो ये पहले पढ़ते हैं हम कि अच्छा जब भी पैसेज पढ़ रहे हो तो जैसे ही पहले हमने स्किम की टेक्निक देखी है ना, स्किम की टेक्निक, कीवर्ड्स मार्क करने की टेक्निक, तो उसी टाइप से हम थोड़ा पढ़ लेंगे, है ना। तो ये थोड़ा पैसेज है, हम पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज़ द लॉजिकल एजम्पशन दैट कैन बी मेड फ्रॉम द पैसेज गिवन अबव। तो इससे हमको लॉजिकल एजम्पशन बताना है। नो मैन कैन लिव विदाउट अडहेरिंग टू रिलीजियस डोमिनेशन। इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ एवरीवन टू प्रोपोगेट रिलीजियस डिनोमिनेशन। रिलीजियस डिनोमिनेशन इग्नोर करते हैं यूनिटी ऑफ मैन। और क्या है, मैन डू नॉट अंडरस्टैंड देयर ओन रिलीजियस डिनोमिनेशन। तो रिलीजियस डिनोमिनेशन के बारे में ये 4 लाइनें हैं, तो अभी हम पढ़ लेते हैं। तो डिनोमिनेशन ऑफ रिलीजन के बारे में ये बोल रहा है, इफ़ एवरीवन इज़ लेफ्ट टू बी अ जज ऑफ हिज ओन रिलीजन। अगर सबको ये बोल दिया जाए कि हम अपना रिलीजन खुद जज करेंगे तो कोई भी रिलीजन गलत नहीं होगा। और अगर हम इफ़ दे आर टू जज ईच अदर्स रिलीजन, अगर लोग एक दूसरे के रिलीजन को जज करेंगे तो कोई भी रिलीजन सही नहीं होगा, है ना। कोई भी सही हो सकता है, कोई भी गलत भी हो सकता है। देयरफॉर ऑल द वर्ड इज़ राइट, सारे लोग सही हैं और सारे लोग गलत हैं रिलीजन के मैटर में। ठीक है, तो अब ये पूछा है कि इस संदर्भ में क्या लॉजिकल एजम्पशन है। तो क्या बोल रहा है, नो मैन कैन लिव विदाउट अडहेरिंग टू सम रिलीजियस डिनोमिनेशन। कोई भी इंसान बिना रिलीजियस डिनोमिनेशन को अडहेर करके नहीं रह सकता है। तो ये ऐसा तो गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं बोल रही है ना। एथीस्ट लोग भी होते हैं जो किसी रिलीजन को नहीं मानते हैं। इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ एवरीवन टू प्रोपोगेट वंस ओन रिलीजन। अब इसमें क्या ड्यूटी कहीं वर्ड आया था, बट वो ड्यूटी किसकी थी, ड्यूटी कहीं वर्ड आया था क्या, नहीं आया था। इफ़ एवरीवन इज़ लेफ्ट, इसमें तो बस ये बोल रहा है कि हम जज करते हैं दूसरे रिलीजन को, तो रिलीजन राइट भी हो सकता है, रॉन्ग भी हो सकता है ना। रिलीजियस डिनोमिनेशन टेंड टू इग्नोर द यूनिटी ऑफ अ मैन। ये बोल रहा है कि कोई भी रिलीजियस डिनोमिनेशन जो है वो मैन की यूनिटी को इग्नोर करता है। और ये क्या बोल रहा है, मैन डू नॉट अंडरस्टैंड देयर ओन रिलीजियस डिनोमिनेशन। अच्छा, रिलीजियस डिनोमिनेशन क्या होता है, रिलीजियस डिनोमिनेशन होता है कि एक पर्टिकुलर रिलीजन के अंदर कोई सेक्ट बन जाता है ना। जैसे परमहंस मंडली हो गया, है ना। राधा स्वामी मिशन, कौन सा है वो, राधा कृष्णा मिशन। ये सब क्या है, रिलीजियस डिनोमिनेशन है। मतलब किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन के अंदर कुछ पर्टिकुलर सेक्ट के फॉलोअर्स हो जाते हैं, वो उसको फॉलो करते हैं। अब इससे क्या हो रहा है, इससे आप देखो कि अगर एज अ ग्लोबल वर्ड देखो तो सबको एक ही रिलीजन फॉलो करना चाहिए, है ना। यूनिटी होनी चाहिए सब में। बट आप सेक्ट बना दे रहे हो, सेक्ट मतलब आप अलग मान रहे हो अपने आप से, आप अपनी आइडियोलॉजी को अलग मान रहे हो दूसरों की आइडियोलॉजी से, है ना। और आप फिर जज भी कर रहे हो कि भाई दूसरे का गलत है, हमारा सही है। तो इससे क्या हो रहा है, यूनिटी हैम्पर हो रही है ना, यूनिटी हैम्पर हो रही है। तो इससे एक ही चीज़ जो है वो सही हो सकती है, दैट इज़ कि रिलीजियस डिनोमिनेशन टेंड टू इग्नोर द यूनिटी ऑफ मैन, है ना। क्योंकि ये यूनिटी के अगेंस्ट है। डिनोमिनेशन का मतलब ही ये होता है कि आप बड़े से सेपरेट होकर छोटा आपने बना लिया और अलग बना लिया है। डिनोमिनेशन मतलब अलग सा रिलीजियस सेक्ट, है ना। तो इससे क्या हो रहा है, यूनिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। करेक्ट, समझ में आ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब इसमें भी क्या बोला, विच अमंग द फॉलोइंग मोस्ट रैशनल इन्फ्रेंस, इसमें भी निकालना है। सेडिशन, वॉर, ब्रीच इनएविटेबल हैं हर डोमिनियन में। नॉट द पीपल बट सोवरेन और रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ एनी डोमिनियन। द डोमिनियन बेस्ट विच परस्यूज द एम ऑफ यूनिटी एंड लॉस फॉर गुड सिटीजनशिप। इम्पॉसिबल फॉर मैन टू एस्टैब्लिश अ गुड डोमिनियन। तो डोमिनियन बेसिकली डोमिनियन के बारे में बात कर रहा है और
किसके बारे में बात कर रहा है, सोवरेनिटी, डोमिनियन, इन सब चीज़ों के बारे में बात कर रहा है। तो हम बात कर लेते हैं, थोड़ा अच्छे से पढ़ लेते हैं इसको। सेडिशन वगैरह भी वर्ड है इसमें, है ना, तो ये कीवर्ड्स हैं। इट इज सर्टेन दैट सेडिशन, वॉर, कंटेम्प्ट और ब्रीच ऑफ लॉज नॉट टू बी इम्प्यूटेड टू द विकेडनेस ऑफ द सब्जेक्ट्स। सब्जेक्ट्स मतलब पीपल, है ना, लोग, सब्जेक्ट्स यहाँ लोग की बात कर रहा है, पीपल सब्जेक्ट्स एज टू द बैड स्टेट ऑफ डोमिनियन, है ना। तो ये जो सेडिशन, वॉर, कंटेम्प्ट है, ये हम लोगों के ऊपर इसका ब्लेम नहीं डाल सकते, बट डोमिनियन के स्टेट के ऊपर हम बोल सकते हैं कि बिकॉज ऑफ बैड डोमिनियन स्टेट ये चीज़ें हो रही हैं, सेडिशन, वॉर, कंटेम्प्ट। मैन बॉर्न फॉर सिटीजनशिप बट मस्ट नॉट बी बस बट मस्ट बी मेड सो, ये तो समझ में नहीं आया। फॉर मैन आर नॉट बॉर्न फॉर सिटीजनशिप मस्ट बी मेड सो, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिसाइड मैन नेचुरल पोजिशन एवरीवेयर द सेम, मैंस के जो नेचुरल पैशंस हैं वो सब सेम रहते हैं। इफ विकेटनेस मोर प्रिवेल्स, अगर विकेटनेस ज़्यादा हो जाती है तो ज़्यादा ऑफेंस लोग करते हैं, है ना, इन वन कॉमनवेल्थ देन इन अनदर। सर्टेन दैट फॉर्मर हैज़ नीदर इनफ परस्यूड द एंड ऑफ यूनिटी nor framed its laws without sufficient forethought, and that therefore it has failed in making quite good its right as a commonwealth। तो ये जो छोटे पैसेजेस होते हैं ना, इनमें थोड़ा स्टेटमेंट जो होता है ना, थोड़ा लैंग्वेज होता है वो थोड़ा सा टफ होता है, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लेना, है ना। जो बड़े पैसेजेस होते हैं उसमें स्किम कर लेना, बट हमने एक बार अभी पढ़ लिया इस पैसेज को, ठीक है। फिर से हम एक बार थोड़ा पढ़ते हैं और थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं क्या बोल रहा है। ये बोला कि सेडिशन, वॉर, कंटेम्प्ट और ब्रीच जो है, ये हम लोगों को इन चीज़ों के लिए हम लोगों को ब्लेम नहीं कर सकते। इन चीज़ों के लिए हम डोमिनियन जो है, जो बैड स्टेट है डोमिनियन का, जो गवर्नमेंट है इस टाइप से, उसको ब्लेम कर सकते हैं कि गवर्नेंस सही नहीं है। फॉर मैन आर नॉट बॉर्न फॉर सिटीजनशिप बट मस्ट बी मेड सो, लोग सिटीजनशिप के लिए मतलब नहीं बर्थ लेते हैं, बट उनको सिटीजनशिप को वैल्यू करना चाहिए, ऐसा कुछ बोल रहा है शायद। बिसाइड मैंस नेचुरल पैशंस आर एवरीवेयर द सेम, मैन के जो नेचुरल पैशन होते हैं वो हर जगह सेम होते हैं, एंड विकेटनेस अगर ज़्यादा हो जाती है तो वो लोग ज़्यादा ऑफेंसेस कमिट करते हैं एक कॉमनवेल्थ में, जहाँ जिस कॉमनवेल्थ में ज़्यादा विकेटनेस होगी वहाँ पे वो ज़्यादा ऑफेंस कमिट करेंगे, ठीक है। इट इज़ सर्टेन दैट द फॉर्मर हैज़ नीदर इनफ परस्यूड द एंड ऑफ यूनिटी। फॉर्मर मतलब कौन, जो ज़्यादा बेसिकली ऑफेंस कमिट कर रहे हैं, है ना, जो ऑफेंस ज़्यादा कमिट कर रहे हैं उनके लिए बोल रहा है कि इट इज़ सर्टेन दैट फॉर्मर हैज़ नीदर परस्यूड द एंड ऑफ यूनिटी, दे हैव नीदर इनफ परस्यूड द एंड ऑफ यूनिटी नॉर फ्रेम्ड इट्स लॉस विद सफिशिएंट फोरथॉट। तो उस कॉमनवेल्थ ने, उस डोमिनियन ने बहुत ही सोच विचार करके लॉज को नहीं बनाया है ना, तभी यूनिटी नहीं आ पा रही है। एंड therefore it has failed in making quite good its right as a commonwealth, ठीक है, in making quite good its right as a commonwealth। तो अब देखते हैं क्या बोल रहा है। सेडिशन, वॉर, ब्रीच ऑफ लॉज आर इनएविटेबल इन एवरी डोमिनियन। इनएविटेबल मतलब प्रिवेंटेबल ही नहीं है, मतलब होने ही है, सेडिशन, वॉर एंड ब्रीच होना ही है किसी डोमिनियन में, तो ये तो गलत है। इसमें ये बोल रहा है ना कि इन्होंने तो लॉज अच्छे से बनाए नहीं, इसीलिए ये हो रहा है। लॉज अच्छे से बनाते तो नहीं होता, तो पहला तो गलत हो गया। दूसरा क्या बोला, इट इज़ नॉट द पीपल बट द सोवरेन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ एनी डोमिनियन। अगेन अ वेरी एक्सट्रीम पोजीशन टेकन, यहाँ पे एक्सट्रीम पोजीशन ले ली ना कि सारी प्रॉब्लम के लिए डोमिनियन ही, गवर्नमेंट ही रिस्पॉन्सिबल है, डोमिनियन ही रिस्पॉन्सिबल है, तो ऐसा भी नहीं है, सारी प्रॉब्लम्स के लिए नहीं है, कुछ प्रॉब्लम्स हम बोल सकते हैं बट सारी के लिए नहीं है, तो दूसरा भी गलत हो गया। तीसरा क्या बोला, दैट डोमिनियन इज़ द बेस्ट विच परस्यूज द एम ऑफ यूनिटी एंड हैज़ लॉज फॉर गुड सिटीजनशिप। तो ये सही लग रहा है ना, यही इसी चीज़ की बात कर रहा है कि भाई सिटीजनशिप के लॉज जो हैं वो अच्छे होने चाहिए, क्वाइट गुड इट्स राइट, एंड यूनिटी के लिए एम करना चाहिए, है ना। तो ये डोमिनियन को इसीलिए ख़राब बोल रहा है कि ये यूनिटी को एम नहीं कर रहा है, इसका एंड यूनिटी नहीं है, है ना। और यहाँ पे लॉज अच्छे से नहीं बने, अगर सिटीजनशिप के लॉज अच्छे से बनते और यूनिटी पे फोकस होता तो ये सब चीज़ें नहीं होती, सेडिशन, वॉर, कंटेम्प्ट, ये हो सकता है। तीसरा क्या बोल रहा है, इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर मैन टू स्टैब्लिश अ गुड डोमिनियन। अगेन इम्पॉसिबल मतलब पॉसिबल ही नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। आंसर क्या हो सकता है, सी, ठीक है, समझ में आया। थोड़ा एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स हमने एलिमिनेट कर दिए। अब ये वाला पैसेज पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। इससे पहले इसे क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार, क्या है क्वेश्चन। विद रेफरेंस टू द अबव पैसेज द फॉलोइंग असम्पशंस हैव बीन मेड। पहला क्या है, इक्वालिटी इज अ प्री रिक्वेस्टेड फॉर पीपल टू पार्टिसिपेट इन मल्टीपल ट्रांजेक्शन सोसाइटी फ्रॉम अ पोजिशन ऑफ कॉन्फिडेंस। अकरेंस ऑफ इनइक्वालिटी इज डेट्रीमेंटल टू द सर्वाइवल ऑफ डेमोक्रेसी। इनइक्वालिटी से डेमोक्रेसी खराब होगी। इक्वल स्टैंडिंग ऑफ ऑल सिटीजन इज एन आइडिया दैट कैन नॉट बी एक्चुअली, डेमोक्रेसी में इसको रियलाइज नहीं कर सकते। राइट टू इक्वालिटी शुड बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू आवर वैल्यूज डे टू डे पॉलिटिकल वोकैबुलरी। तो इक्वालिटी के बारे में ये चारों ऑप्शंस बेसिकली बात कर रहे हैं हमारे, है ना। अब हम एक बार पैसेज पढ़ लेते हैं, तो क्या बोल रहा है, इनइक्वालिटी वॉयलेट्स अ बेसिक डेमोक्रेटिक फॉर्म, द इक्वल स्टैंडिंग ऑफ
सिटीजन्स, ठीक है। मतलब इनइक्वालिटी से डेमोक्रेटिक फॉर्म का वायलेशन होता है। डेमोक्रेटिक फॉर्म क्या है? इक्वल स्टैंडिंग ऑफ सिटीजन्स, इस टाइप से बोल रहा है। इक्वालिटी ऑफ सिटीजन्स वायलेट होती है। इक्वालिटी इज अ relation that obtains between persons in respect of some fundamental characteristics that they share in common. Equality is morally speaking a default principle. Therefore, person should not be discriminated on the grounds of race, caste, gender, ethnicity, disability और class. ये जो फीचर्स हैं ह्यूमन कंडीशंस के, ये मॉरली इरेलीवेंट है। ये सब कास्ट, जेंडर, इथनिटी, ये सब आइडिया ये है कि हम सबको इक्वली ट्रीट करें। इक्वली इसलिए ट्रीट नहीं करें क्योंकि मतलब द आइडिया दैट वन शुड ट्रीट पर्सन विद रिस्पेक्ट, नॉट ओनली बिकॉज सम ऑफ रिस्पेक्ट आपको देना है किसी को, नॉट बिकॉज कि उनके पास कोई स्पेशल फीचर या टैलेंट है, मतलब कोई क्रिएटर है, सिंगर है या सेलिब्रिटी है, इसीलिए आप दे रहे हो, बट ये एक मॉरल चीज़ है, ये एक ह्यूमन राइट है ना, ये कॉमन सेंस मोरालिटी है। तो इक्वालिटी के बारे में पूरा स्टेटस बात कर रहा है कि भाई हमको इक्वल ट्रीट करना चाहिए, सबको इक्वल रिस्पेक्ट देनी चाहिए, करेक्ट। अब इसके बेसिस पे फॉलोइंग एजम्पशंस हैव बीन मेड। तो पहला क्या बोल रहा है? इक्वालिटी इज अ प्री रिक्विजिट फॉर पीपल टू पार्टिसिपेट इन द मल्टीपल ट्रांजेक्शंस ऑफ द सोसाइटी फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ कॉन्फिडेंस। तो अगर लोगों को कॉन्फिडेंस के साथ सोसाइटी के साथ इंटरैक्ट करना है तो उनको इक्वालिटी चाहिए, उनको इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए। तो इक्वालिटी के बारे में बात कर रहा है, ये सही हो सकता है ऑप्शन, है ना। दूसरा क्या बोल रहा है? ऑकरेंस ऑफ इनइक्वालिटी इज डेट्रीमेंटल टू द सर्वाइवल ऑफ डेमोक्रेसी। अगर इनइक्वालिटी होगी तो उससे डेमोक्रेसी का खत्म होने का खतरा है ना। तो पहला स्टेटमेंट यही बोल रहा है कि इनइक्वालिटी वॉयलेट्स अ बेसिक डेमोक्रेटिक फॉर्म, है ना। तो ये भी सही हो गया, दूसरा भी सही लग रहा है मेरे को। तो दो ही ऑप्शन इसमें सही है, वैसे दूसरा तो सही है, पहले में थोड़ा डाउट हो सकता है। चलो अब आगे पढ़ लेते हैं। अगर दूसरा सही है तो पहला और दूसरे में ही है, तो तीसरा देख लेते हैं। इक्वल स्टैंडिंग ऑफ ऑल सिटीजन्स इज एन आइडिया दैट कैन नॉट एक्चुअली बी रियलाइज इवन इन अ डेमोक्रेसी। अगेन अ वेरी एक्सट्रीम स्टेटमेंट कि डेमोक्रेसी में हम इक्वालिटी ला ही नहीं सकते। तो ये तो गलत है ना। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू इक्वालिटी है ना। 14 से 18 आर्टिकल्स हैं सारे लाने के लिए। तो भाई ऐसा तो नहीं है कि हम इक्वालिटी ला नहीं सकते, बिल्कुल ला सकते हैं डेमोक्रेसी में इक्वालिटी। तो थर्ड तो गलत है, थर्ड अगर गलत कर देते तो बी चला गया और डी चला गया। इसके बाद भी अगर आपको देखना है तो फोर्थ देख सकते हो। राइट टू इक्वालिटी शुड बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू आवर वैल्यूज एंड डे टू डे पॉलिटिकल वोकैबुलरी। तो राइट टू इक्वालिटी की तो कहीं बात ही नहीं हुई है, ये तो राइट है, राइट टू इक्वालिटी की कहीं बात ही नहीं हुई है। नॉर्मल इक्वालिटी की बात हुई है कि इक्वालिटी से हमको इक्वल रिस्पेक्ट देना चाहिए, इक्वालिटी ट्रीट करनी चाहिए। ये तो कहीं नहीं बोला कि राइट टू इक्वालिटी लाओ, और ये सब तो नहीं बोला है ना। तो फोर्थ गलत है, फोर्थ भी गलत हो गया। क्या बचा? ए बचा, है ना। तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया ए। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। तो ये है क्वेश्चन। अब इसका देख लेते हैं। बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द क्रक्स, मेन सेंट्रल आइडिया क्या है? ह्यूमन सोसाइटीज एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, एनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट टेंड्स टू डिटेरियोरेट बाय एक्सेस ऑफ इट्स बेसिक प्रिंसिपल। एजुकेशन जो है ऑल सिटीजन्स की इंश्योर्स अ परफेक्ट फंक्शनल एंड सस्टेनेबल डेमोक्रेसी। हैविंग अ गवर्नमेंट इज अ नेसेसरी इविल बिकॉज टायरनी इज इनहेरेंट इन एनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, ये सब हैं इसके ऑप्शंस। अब पढ़ लेते हैं। एरिस्टोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स इटसेल्फ बाय लिमिटिंग टू नैरोली द सर्कल विद इन विच द पावर इज कन्फाइंड। Oligarchic government ruins itself by incautious scramble for immediate wealth. But even democracy ruins itself by excess of democracy. मतलब ये जो तीनों चीज़ें दी हैं इसने, एरिस्टोक्रेटिक गवर्नमेंट, ओलिगारिक गवर्नमेंट और डेमोक्रेसी। तो देखो, अगर पहला दो ऑप्शन नहीं भी समझ में आ रहा तभी भी हमको तीसरे से समझ में आ रहा है कि ये बोलना क्या चाह रहा है पहली दो स्टेटमेंट से। इसमें बोला बट इवन डेमोक्रेसी रूइंस इटसेल्फ बाय एक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी। मतलब कोई भी चीज़ अगर एक्सेस में होगी तो वो अपने आप को ख़राब कर देती है ना। चीज़ें लिमिट में ही होनी चाहिए। कोई भी अच्छी चीज़ भी अगर आप एक्सेस में करोगे, जैसे डेमोक्रेसी एक अच्छी चीज़ है, उसको भी अगर आप एक्सेस में करोगे तो वो ख़राब होगी। और यहाँ पे यही दिया हुआ है, एरोक्रेटिक गवर्नमेंट रूइंस इटसेल्फ बाय लिमिटिंग टू नैरोली टू द सर्कल विद इन विच द पावर इज कन्फाइंड, है ना। ओलिगारिक गवर्नमेंट जो होती है वो भी अपनी वेल्थ की चाह के लिए, टू मच वेल्थ की चाह के लिए अपने आप को ख़राब कर देती है। इट्स बेसिक प्रिंसिपल इज द इक्वल राइट्स टू ऑल। डेमोक्रेसी की बात कर रहा है ये। इट्स बेसिक प्रिंसिपल इज द इक्वल राइट टू ऑल equal right of all to hold office and determine public policy. That is first glance a delightful arrangement. ये पहले देखने में तो अच्छा लग रहा है. It becomes disastrous because the people are not properly equipped by education to select the best rulers and the wisest courses. The people have no understanding and only repeat what their rulers are pleased to tell them. तो मतलब क्या बोल रहा है कि भाई ये अगर एक्सेस डेमोक्रेसी होगी तो क्या होगा कि भाई देखो, ये सामने देखने में अच्छा लग रहा है कि भाई डेमोक्रेसी है, बहुत ज़्यादा डेमोक्रेसी है, बट भाई आप सिटीजन्स को इक्विप भी तो करो प्रॉपर एजुकेशन देके। उनको पता ही नहीं होगा तो जो रूलर्स उनको बताएंगे वो वही चीज़ मानेंगे, है ना। अगर एजुकेशन नहीं होगी तो हम मतलब फ़ायदा क्या हुआ? समझ में आ रहा है ना। वो हम अच्छे लीडर्स अपॉइंट ही नहीं कर पाएंगे ना।
द पीपल हैव नो अंडरस्टैंडिंग एंड ओनली रिपीट वॉट द रूलर्स आर प्लीज टू टेल देम. सच अ डेमोक्रेसी इज टिरनी और ऑटोक्रेसी. ये क्या हो जाता है, ये टिरनी बन जाती है और ऑटोक्रेसी बन जाती है. जो वो चाह रहे हैं वो होगा, जो गवर्नमेंट चाह रही है वो होगा, है ना. समझ में आ रहा है. तो ये बेसिकली एसेंशियली ये पैसेज बोल रहा है. अब देखते हैं क्या बोल रहे हैं इसके ऑप्शंस. ह्यूमन सोसाइटीज एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट. ऐसा तो कुछ नहीं है. ये बस ये क्या बात कर रहा है, ये बात कर रहा है कोई भी चीज़ अगर जैसे आप डेमोक्रेसी अगर एक्सेस में कर दोगे तो वो ख़राब हो जाएगी. अगर कोई चीज़ बढ़ा रहे हो तो आप इक्वली इक्विप करो सिटीजन्स को, ताकि वो बेसिकली क्या कर पाएँ, सही चीज़ सही रूलर को इलेक्ट कर पाएँ. ये डेमोक्रेसी के बारे में बात कर रहे हैं. बट यहाँ पे डेमोक्रेसी के अलावा बाकी दो गवर्नमेंट भी हैं, एरिस्टोक्रेटिक गवर्नमेंट और ओलिगारिक गवर्नमेंट. यहाँ उनकी भी बात हुई है ना. तो सिर्फ ये बात नहीं हुई है नीचे वाली, ऊपर भी बात हुई है. तो अभी देख लेते हैं. एनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कोई भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो, टेंड्स टू डिटीरियोरेट बाय एक्सेस ऑफ इट्स बेसिक प्रिंसिपल. तो यहाँ पे ये बोल रहा है डेमोक्रेसी रूइंस इटसेल्फ बाय एक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी, एरिस्टोक्रेटिक गवर्नमेंट रूइंस इटसेल्फ बाय एक्सेस ऑफ एरिस्टोक्रेसी, और ओलिगारिक गवर्नमेंट भी रूइन कर देती है अपने आप को. तो ये हो सकता है कि भाई एनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट टेंड्स टू डिटीरियोरेट. इसमें सारी तीनों गवर्नमेंट्स कवर हो रही हैं, है ना. सी बोल देते हैं, ये हो सकता है, अभी पता नहीं, पक्का नहीं है, बट सी देख लेते हैं. एजुकेशन ऑफ ऑल सिटीजन्स एंश्योर्स अ परफेक्ट फंक्शनल एंड सस्टेनेबल डेमोक्रेसी. परफेक्ट जैसी कोई चीज़ नहीं होती दुनिया में, ठीक है. परफेक्ट कुछ नहीं होता. इंडिया में भी डेमोक्रेसी है, परफेक्ट डेमोक्रेसी है क्या? नहीं है डेमोक्रेसी परफेक्ट, है ना. तो परफेक्ट जैसी कोई चीज़ नहीं होती है. एजुकेशन ऑफ ऑल सिटीजन्स एंश्योर्स अ परफेक्ट फंक्शनल एंड सस्टेनेबल डेमोक्रेसी. सस्टेनेबल डेमोक्रेसी हो सकती है बट परफेक्ट डाउट. मतलब समझ रहे हो, ऐसा कहीं लिखा भी नहीं है वैसे इस पैसेज में कि सस्टेनेबल है. इसमें बस ये बोला है कि आप इक्विप करो सिटीजन्स को ताकि वो अच्छे रूलर्स अपॉइंट कर पाएँ. ऐसा तो कुछ नहीं बोला ना कि परफेक्ट डेमोक्रेसी बन जाएगी अगर सिटीजन्स को एजुकेशन दे दी गई. तो ये भी गलत है. हैविंग अ गवर्नमेंट इज़ अ नेसेसरी ईविल. गवर्नमेंट होगी तो वो एक गलत चीज़ है, ईविल है. बिकॉज टिरनी इज़ इनहेरेंट. मतलब टिरनी तो आएगी ही, गवर्नमेंट अपने हिसाब से आपको चलाएगी ही. इन एनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, किसी भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो, चाहे वो डेमोक्रेसी हो, एरिस्टोक्रेसी हो, ओलिगारिक हो, गवर्नमेंट आपको चलाएगी. तो ऐसा तो हम नहीं बोल सकते. हमने डेमोक्रेसी के बारे में बात करी इसमें कि भाई डेमोक्रेसी में ऐसा हो सकता है कि अगर एक्सेस डेमोक्रेसी हो तो उससे टिरनी हो सकती है ना. बट ऐसे हर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हम नहीं बोल सकते. और प्लस बहुत सारी ऐसी डेमोक्रेसीज हैं जिसमें हम ये चीज़ नहीं बोल सकते, है ना. तो हैविंग इसमें बोल रहा है, इसमें क्या बोल रहा है, इसमें जनरलाइज स्टेटमेंट बोल रहा है कि हैविंग अ गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट है आपके पास तो उससे क्या होगा, उससे टिरनी आ जाएगी गवर्नमेंट की. अगर गवर्नमेंट है तो टिरनी होगी. ऐसा तो नहीं है ना यार, ऐसा नहीं है, है ना. इंडिया की ही बात कर लो, इंडिया में टिरनी थोड़ी है गवर्नमेंट, टिरनी थोड़ी है एग्जीक्यूटिव की, है ना. फार्म लॉज आए थे, रिपील हो गए ना. मतलब फार्म लॉज अगर गवर्नमेंट आई, प्रोटेस्ट हुए तो रिपील हो गए. इसमें टिरनी कहाँ है, इसमें तो लोग डिसाइड कर रहे हैं ना, लोगों ने इलेक्ट किया है ना. तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. आंसर एक ही बचता है, दैट इज बी. समझ में आ रहा है. आगे बढ़ते हैं. अब इसके थोड़े ऑप्शन देख लेते हैं क्या बोल रहा है. Which of the following best reflects the critical message conveyed by the passage given above. ठीक है. People should avoid consuming the products of animal farming. Food of animal origin replaced with the foods of plant origin. Antibiotics should be banned on animals. Antibiotics should only be used to treat diseases. ठीक है. तो antibiotics और animals के बारे में कुछ बात कर रहा है ना. तो देख लेते हैं क्या बोल रहा है. There are reports that some of the antibiotics sold in the market are fed to poultry मतलब चिकन वगैरह होता है ना, and other livestock as growth promoters. तो उनको ग्रो करने के लिए ये एंटीबायोटिक्स उनको दी जाते हैं. Overusing these substances can create superbugs, pathogens that are resistant to multi-drugs and could be passed along with humans. इसका अगर ओवर यूज़ होने लगा एंटीबायोटिक्स का तो इसको हम कंज्यूम करते हैं पोल्ट्री को, तो हमारे अंदर भी वो उसके प्रति रेजिस्टेंस आ जाएगी. तो अगर हमको कोई डिसीज़ होती है तो वो एंटीबायोटिक्स हमारे ऊपर काम नहीं करेंगे. माइंडफुल ऑफ दैट सम फार्मिंग कंपनीज हैव स्टॉप्ड यूजिंग द ड्रग्स टू मेक चिकन्स गेन वेट फास्टर. तो कुछ कंपनीज ने ऑलरेडी ये ड्रग्स को बैन कर दिया है. बैन तो नहीं किया है बट यूज़ करना बंद कर दिया है, ताकि इसी फैक्ट के लिए कि भाई ये जो है एंटीबायोटिक से ह्यूमन बॉडी में जाएगा और फिर रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा. सिंस डेनमार्क बैंड एंटीबायोटिक ग्रोथ प्रमोटर्स, डेनमार्क ने एंटीबायोटिक ग्रोथ प्रमोटर्स को बैन किया था 1990 में. द मेजर पॉर्क एक्सपोर्टर सेज इट इज़ प्रोड्यूसिंग मोर पिग्स. तो उन्होंने बोला कि हम देखो पहले ये लोग क्या करते थे कि पिग्स को ग्रोथ हार्मोन्स देते थे, मतलब ये एंटीबायोटिक्स देते थे ताकि वो जल्दी से ग्रो कर लें. बट अभी उन्होंने क्या किया, अभी इन्होंने पिग्स की वॉल्यूम ही बढ़ा दी है, मतलब ज़्यादा पिग्स ये रेज कर रहे हैं. तो इससे क्या होगा, एनिमल जो है उनको कम डिसीज़ होती हैं और एंटीबायोटिक्स भी यूज़ नहीं होते. तो ये बात कर रहा है. अब ये क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या बोल रहा है. पीपल शुड अवॉइड कंज्यूमिंग द प्रोडक्ट्स ऑफ एनिमल फार्मिंग. ऐसा तो कहीं नहीं बोला कि भाई एनिमल फार्मिंग के प्रोडक्ट्स वो कर लो, बंद कर दो यूज़ करना, ऐसा तो नहीं बोला.
दूसरा क्या बोल रहा है, फूड्स ऑफ एनिमल ओरिजिन शुड बी रिप्लेस बाय फूड्स ऑफ प्लांट ओरिजिन। प्लांट ओरिजिन की तो कहीं बात ही नहीं हुई है, प्लांट्स की तो कहीं बात ही नहीं हुई पूरे पैसेज में, ये भी गलत हो गया। यूजिंग एंटीबायोटिक्स ऑन एनिमल्स शुड बी बैंड। अगेन इसमें क्या लिखा है, शुड बी, वेरी क्रिटिकल पॉइंट कि शुड बी बैंड, ऐसा तो नहीं बोला, डेनमार्क ने बैन किया है ना। शुड बी बैंड तो कहीं बोला ही नहीं कि भाई शुड बी बैन ही हो जाना चाहिए, ऐसा तो कहीं नहीं बोला है ना। सिर्फ डेनमार्क ने बैन कर दिया है और कुछ कंपनीज हैं उन्होंने यूज़ करना बंद कर दिया, बट बैन नहीं हुआ है ना। यूज़ करना इन्होंने बंद कर दिया बट बैन नहीं हुआ है, ठीक है, सिर्फ डेनमार्क ने बैन किया है। तो शुड बी बैंड तो ऐसा तो पैसेज में नहीं बोला जा रहा, सी भी गलत है। बचता है डी, एंटीबायोटिक शुड ओनली बी यूज टू ट्रीट डिसीजेज। अब आप देखोगे कि ये यहाँ पे ओनली वर्ड आ गया तो आप बोलोगे कि यार ये तो एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, बट पहले तीन तो डेफिनेटली गलत है ना मतलब। और चौथा ऑप्शन अगर आप देखोगे कि एंटीबायोटिक शुड ओनली बी यूज टू ट्रीट डिसीजेस, मतलब डिसीजेस को ट्रीट करने के लिए ही सिर्फ एंटीबायोटिक्स यूज़ होना चाहिए, ये ग्रोथ प्रमोटर्स के तौर पे नहीं यूज़ होना चाहिए, ये स्टेटमेंट ये बोल रहा है, तो ये तो सही बोल रहा है ना मतलब। उसको आप ग्रोथ प्रमोटर्स के चीज़ से मत यूज़ करो, उसको आप डिसीजेस को ट्रीट करने के लिए यूज़ करो, करेक्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। आगे बढ़ते हैं। With reference to the above passage, the following assumption have been made. All producing countries are one of the reasons for high food prices. If there is a food crisis in the world in near future, it will be in the emerging economies. तो फूड क्राइसिस के बारे में ये पूरा पैसेज बात करेगा, बात कर लेते हैं, आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। पॉलिसी मेकर्स एंड मीडिया हैव प्लेस्ड द ब्लेम फॉर स्काई रॉकेटिंग फूड प्राइसेस ऑन अ वैरायटी ऑफ फैक्टर्स। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, है ना, फैक्टर्स कीवर्ड आ गया। हाई फ्यूल प्राइसेस की वजह से हो रहा है, बैड वेदर की वजह से हो रहा है फूड प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ में, और डाइवर्जन ऑफ लैंड टू नॉन फूड प्रोडक्शन। तो लैंड जो है उसको हम जो फूड प्रोडक्शन के अलावा जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें हम डाइवर्ट कर रहे हैं, उस वजह से फूड की शॉर्टेज हो रही है। इंक्रीज एम्फेसिस हाउएवर हैज़ बीन प्लेस ऑन अ सर्ज इन डिमांड फॉर फूड फ्रॉम द मोस्ट पॉपुलस इमर्जिंग इकॉनमीज। जितनी भी इमर्जिंग इकॉनमीज है जैसे इंडिया, उनसे फूड का डिमांड बहुत ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, तो सर्ज हो रहा है डिमांड में। इट सीम्स हाईली प्रोबेबल that mass consumption in these countries could be well poised to create a food crisis। अब इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है चाइना की, इंडिया की, तो हमारा इतना ज़्यादा डिमांड है और उतना ज़्यादा सप्लाई नहीं होगा तो फूड क्राइसिस आने का चांस है। ये पैसेज बोल रहा है फूड क्राइसिस के बारे में, है ना। तो अब हम देखते हैं क्या एजम्पशंस क्या लिए हैं इसने, कि ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज आर वन ऑफ द रीजन्स फॉर हाई फूड प्राइसेस। तो ऐसा तो कुछ नहीं बोल रहा है, इसने बोला हाई फ्यूल प्राइसेस। पेट्रोल डीजल का प्राइस बढ़ जाएगा तो उससे ट्रांसपोर्टेशन बढ़ जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्टली हो जाएगा तो जो फाइनल प्रोडक्ट है उसका प्राइस बढ़ जाएगा। ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज तो कहीं बात ही नहीं हुई है, तो पहला गलत हो गया। दूसरा, इफ़ देयर इज़ अ फूड क्राइसिस, अगर फूड क्राइसिस होता है अब नीचे नियर फ्यूचर में, तो इट विल बी इन द इमर्जिंग इकोनॉमीज। इसमें क्या बोल रहा है, विल बी, मतलब श्योर शॉर्ट इमर्जिंग इकोनॉमीज में ही होगा, तो ये भी गलत है, इतनी सर्टेनिटी के साथ बोल नहीं सकते। इसमें क्या बोल रहा है, हाईली प्रोबेबल है। इट इज़ नॉट सेइंग कि इट विल बी, इट इज़ सेइंग इट इज़ हाईली प्रोबेबल, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है बट विल भी नहीं होगा, है ना, तो ये भी गलत हो जाता है। तो क्या होगा, आंसर डी अगेन, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चंस पढ़ने हैं आपको। अगला पैसेज देखते हैं। विद रेफरेंस टू द अबव पैसेज द फॉलोइंग assumption हैव बीन मेड। राइजिंग जीडीपी इज एन एसेंशियल फॉर अ कंट्री टू बी डेवलप्ड कंट्री। राइजिंग जीडीपी गारंटीज रीजनेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम टू ऑल हाउसहोल्ड्स। तो जीडीपी के बारे में बात कर रहा है ना, और जीडीपी से क्या हो सकता है वो उसके बारे में बात कर रहा है। तो जीडीपी के बारे में कुल मिला के ऑप्शन हैं, और पैसेज हम देख लेते हैं किस बारे में। A central message of modern development economics is the importance of economic growth, importance of income growth, ठीक है। तो मॉडर्न डेवलपमेंट हमको करनी है, मॉडर्न डेवलपमेंट में इनकम ग्रोथ का बहुत ज़्यादा महत्व है। इनकम ग्रोथ से हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ जीडीपी। इन थ्योरी राइजिंग जीडीपी क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़। जीडीपी से एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती हैं। इनकम अगर ग्रो होती है तो if as income grows in a country where the level of GDP was once low, households, communities, governments are increasingly able to set aside some funds for the production of things that make them for a good life। मतलब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है कुल मिला के अगर इनकम बढ़ती है ना। Today GDP has assumed a significant place in development lexicon. It's if someone mentions economic growth, they mean that growth in GDP। अच्छा ठीक है, तो क्या बोल रहा है ये, राइजिंग जीडीपी इज एसेंशियल फॉर अ कंट्री टू बी अ डेवलप्ड कंट्री। ऐसा कुछ बोला क्या पूरे पैराग्राफ में इसने, कि भाई अगर किसी कंट्री को डेवलप्ड कंट्री बनना है तो उसको अपना जीडीपी राइज कराना पड़ेगा, ऐसा तो कहीं बात ही नहीं हुआ। कहीं भी डेवलप्ड कंट्री की बात हुई है क्या, बात ही नहीं हुई है। इमर्जिंग इकोनॉमीज़ की बात हो रही है, मतलब नॉर्मल बोला ना, सेंट्रल मैसेज ऑफ मॉडर्न डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इनकम ग्रोथ। इनकम ग्रोथ होगा तो हम जनरली ऐसे बोलते हैं कि अगर जीडीपी बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। हम ये तो कहीं बोल ही नहीं रहे ना कि डेवलप कंट्री की तो कहीं बात ही नहीं हुई है, तो पहला गलत हो गया। दूसरा क्या बोला, राइजिंग जीडीपी गारंटीज,
गारंटीज अ रीजनेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम टू ऑल हाउस होल्ड्स। इंडिया में जीडीपी बढ़ रहा है तो क्या हमारे यहाँ इनक्वालिटी नहीं है इनक्वालिटी, इनकम में इनक्वालिटी है ना। तो फिर अगर जीडीपी गारंटी, क्या ये कर सकता है राइजिंग जीडीपी, ऐसा कहीं पैसेज में दिया है कि राइजिंग जीडीपी गारंटीज रीजनेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम टू ऑल हाउस होल्ड, ऐसा तो कहीं दिया ही नहीं है। इनफैक्ट कहीं ऐसा दिया ही नहीं है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम ऑफ ऑल इनकम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम टू ऑल हाउस होल्ड्स कहीं दिया ही नहीं है। कहाँ दिया है? यहाँ पे तो ये बोल रहा है कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाएंगी, है ना। बस यही बात कर रहा है और तो कुछ बात ही नहीं कर रहा है ना। अगर ये बढ़ेगा तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ सकता है। डिस्ट्रीब्यूशन की कहीं बात हुई है क्या कि हम बराबर डिस्ट्रीब्यूशन देंगे, ऐसा कहीं बात ही नहीं हुई है। तो दूसरा भी गलत हो गया, तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। ठीक है, मतलब नीदर वन नीदर टू। समझ में आ गया? आगे बढ़ें, अगला देखें। चलो ये वाला देखते हैं क्या बोल रहा है। इसके रिलेटेड हम ये पढ़ लेते हैं पहले। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द मोस्ट क्रिटिकल inference that can be made from the passage given above. Computers are not completely safe. Computers producing the software do not take cyber security seriously. Stringent data security laws are needed. The present trend of communication technologies will affect our lives in future. तो बेसिकली ये कंपनीज, कंप्यूटर्स, इन सब के बारे में बात कर रहा है। साइबर सिक्योरिटी साइबर से रिलेटेड है, तो पढ़ लेते हैं, थोड़ा हमें आइडिया मिल गया किस बारे में। क्या बोल रहा है? कंप्यूटर्स इंक्रीजिंगली डील not just with abstract data like credit card details and databases, but also with real world of physical objects and vulnerable human bodies. Okay, a modern car is a computer on wheels. An aeroplane is a computer on wings. ठीक है. The arrival of Internet of Things will see computers baked into everything, from road signs to MRI scanners to prosthetics and insulin pumps. There is little evidence that these gadgets will be any more trustworthy than their desktop counterparts. Hackers already have proved that they can take remote control of internet connected cars and pacemakers. तो इसमें बेसिकली क्या बोल रहा है कि कंप्यूटर जो है, जो ये कंप्यूटर वाली चीज़ है, ये हर चीज़ में अब घुस रही है। ये मॉडर्न कार भी अब बन गई है, जो अपने आप सेल्फ ड्राइविंग कार्स भी आ गई हैं। एरोप्लेन भी अब ऑटो पायलट मोड पे चलने लगा है, तो वो सारा सॉफ्टवेयर से चलता है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स आ गया है, जैसे एलेक्सा वगैरह, है ना। आप बोलो कि एलेक्सा प्ले दिस सॉन्ग, तो वो करने लगेगा। एलेक्सा स्विच ऑन द लाइट्स, तो इस टाइप से भी करने लगेगा, है ना। तो ये सब चीज़ें आप देख रहे हो कि अब ये बोल रहा है कि कंप्यूटर्स हर चीज़ में घुसेंगे अभी आगे चल के। रोड साइंस, MRI स्कैनर्स, इन सब में अब कंप्यूटर का यूज़ होने लगेगा। बट ये फुल प्रूफ टेक्नोलॉजी नहीं है, क्योंकि हैकर्स इसको हैक कर सकते हैं और ये एक प्रॉब्लम हो सकता है। बस यही बात कर रहा है। अब इन्फ्रेंस देख लेते हैं क्या बोल रहा है। कंप्यूटर्स आर नॉट कम्प्लीटली सेफ। कंप्यूटर्स आर नॉट कम्प्लीटली सेफ, ऐसा तो मतलब ये बस आखिरी स्टेटमेंट में बोल रहा है कि भाई हैकर्स जो हैं वो कंट्रोल कर सकते हैं, हैक कर सकते हैं कंप्यूटर को। तो ये सिर्फ आखिरी लाइन है, पूरे मतलब पूरा जो पैराग्राफ है उसका क्रक्स ये रिफ्लेक्ट जनरली नहीं कर रहा है। बट स्टिल देख लेते हैं बाकी ऑप्शन में, क्या पता सबसे अच्छा यही हो। कंपनीज प्रोड्यूसिंग द सॉफ्टवेयर डू नॉट टेक साइबर सिक्योरिटी सीरियसली, ऐसा तो नहीं है। अब हैकर्स कर लेते हैं हैक, इसका मतलब ये थोड़ी है कि साइबर सिक्योरिटी वो सीरियसली नहीं ले रहे हैं। हैकर्स तो पूरा पूरा दिन लगे रहते हैं ना इस चीज़ पे कि भाई हैक कर लेते हैं, हैक कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि, ऐसा कहीं दिया भी नहीं हुआ है कि जो कंपनीज है वो साइबर सिक्योरिटी को सीरियसली नहीं ले रही हैं, ऐसा नहीं दिया हुआ है। तो ये तो डेफिनेटली गलत है, बी वाला। उसके बाद तीसरा क्या है? स्ट्रिंजेंट डेटा सिक्योरिटी लॉज आर नीडेड। डेटा सिक्योरिटी लॉज की कहीं बात हुई है पूरे उसमें? नहीं बात हुई है, कुछ भी बात नहीं हुई डेटा सिक्योरिटी लॉज की। डेटा सिक्योरिटी की बात नहीं हुई है, बस इसमें ये बोला है कि भाई हैकर जो है सिस्टम हैक कर सकते हैं, सिंपल सी बात है, इतना ही बोल रहा है वो। तो ये तो नहीं, ये भी नहीं है। बचा क्या? द प्रेजेंट ट्रेंड ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़। तो ये जो पूरा कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ का ट्रेंड है, दिस विल अफेक्ट आवर लाइव्स इन फ्यूचर। ये थोड़ा ज़्यादा बेटर लग रहा है। क्यों? क्योंकि ये पूरे पैराग्राफ का क्रक्स दे रहा है। कैसे दे रहा है? इसमें सिर्फ ये हैकर की बात नहीं कर रहा है, इसमें सिर्फ ये नहीं बोल रहा है कि कंप्यूटर सेफ नहीं है, इसमें ये भी बता रहा है कि कैसे जो कंप्यूटर और कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ें हैं वो हमारी फ्यूचर लाइफ को अफेक्ट करेंगे। जैसे मॉडर्न कार आ गया है, एरोप्लेन आ गया है जो कंप्यूटर पे चलता है, अभी इंटरनेट ऑफ थिंग्स आ रहा है जो रोड साइंस, MRI स्कैनर्स, हर जगह मतलब आ जाएगा, इंसुलिन पम्प्स, प्रोस्थेटिक्स, हर जगह इन कंप्यूटर्स का इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो ये हमारी जो फ्यूचर की लाइफ है उसको अफेक्ट करेगा। तो ये जो है ये एक ज़्यादा बेटर ऑप्शन है एज अ क्रक्स ऑफ द पैसेज, क्योंकि ये सारे पैसेज का बता रहा है ना, सिर्फ ये आखिरी लाइन का नहीं बता रहा है कि भाई सेफ नहीं है ना। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी। ठीक है। अब ये थोड़ा बड़ा पैसेज है, इससे पहले हम इसे क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोल रहा है। ऑन द बेसिस ऑफ पैसेज, on the basis of above given passage, the following assumption have been made. People who are obsessed with personal hygiene tend to ignore community hygiene. Emergence of multi-drug resistant germs can be prevented by personal cleanliness. Entry of market into the domain of hygiene increases the risk of infectious diseases. Scientific and micro level interventions are not sufficient to bring down the burden of infectious diseases. तो
हाइजीन वगैरह, डिसीजेज, इन सब के बारे में ऑप्शन है ना। अब ये देखते हैं क्या बोल रहा है पैसेज। अ सोशल एंड फिजिकल एनवायरनमेंट रिडल्ड विद पॉवर्टी, inequities, unhygienic and insanitary conditions generates the risk of infectious diseases। तो अगर अनहाइजीनिक होगा, पोवर्टी होगी, इनिक्विटी होगी, इनसैनिटरी कंडीशंस होंगी, तो उससे इन्फेक्शियस डिजीज होने का ज़्यादा मतलब प्रोबेबिलिटी है। हाइजीन हैज़ डिफरेंट लेवल्स, पर्सनल, डोमेस्टिक, कम्युनिटी। देयर इज नो डाउट दैट पर्सनल क्लीननेस ब्रिंग्स डाउन द रेट ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेस, बट द एंट्री ऑफ द मार्केट इनटू दिस डोमेन has created a false sense entry of the market into this domain has created a false sense of security that gets conditions and reinforced on the onslaught of advertisements। तो एडवर्टाइजमेंट करके लोग जो है गलत चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं कि भाई ये कर लो, डेटॉल से 99% जर्म्स मर जाएंगे, है ना। एक्सपीरियंस इन वेस्टर्न यूरोप shows that along with personal hygiene, general improvements in environmental conditions and components like clean water, sanitation, food security have brought down the infant child rate and infectious rates considerably। तो इसके साथ साथ पर्सनल हाइजीन के साथ साथ इन्वायरमेंट आपका कितना हाइजीनिक है ये भी मैटर करता है। द ऑब्सेशन विद हैंड हाइजीन ऑल्सो ब्रिंग्स इन द परसिस्टेंट इन्फ्लुएंस ऑफ मार्केट ऑन पर्सनल हेल्थ, ओवर राइडिंग एंड मार्जिनलाइजिंग द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन इकोलॉजी एंड emergence of resistant germs। The obsession with hand hygiene मतलब हाथ साफ रहने चाहिए, also brings in persistent influence of the market on the personal health। पर्सनल हेल्थ को ये इन्फ्लुएंस कर रहा है, overriding and marginalizing the negative impact on ecology and emergence of resistant germs। तो आपने देखा होगा कि हम AMR की बात करते हैं, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की बात करते हैं, तो ये जितने जर्म्स हैं वो अब रेजिस्टेंट होने लगे हैं दवाइयों पे। तो इसको हम इग्नोर करके सब अपनी हैंड हाइजीन पे ध्यान दे रहे हैं। अब ये बोल क्या रहा है, पीपल हु आर ऑब्सेस्ड विद पर्सनल हाइजीन टेंड टू इग्नोर द कम्युनिटी हाइजीन। अच्छा, emergence of multi drug resistant germs can be prevented by personal cleanliness। तो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट जर्म्स जो हैं उसको हम पर्सनल क्लीननेस से प्रिवेंट कर सकते हैं। तो हमने ये पढ़ा, ये देखो लास्ट वाला जो क्या है, लास्ट वाला जो हमने पढ़ा क्या बोल रहा था ये, कि हैंड हाइजीन पे जो हम एक्सेसिव इन्फ्लुएंस दे रहे हैं, हैंड हाइजीन क्या होता है, पर्सनल हाइजीन। इससे क्या हो रहा है, इससे क्या हो रहा है कि हम जो नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है इकोलॉजी में उसको हम नेगलेक्ट कर रहे हैं और रेजिस्टेंट जर्म्स एमर्ज हो रहे हैं जो इन जो भी दवाइयाँ हैं इनसे उनको ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। तो ये तो जस्ट इसका उल्टा बोल रहा है ना, क्या बोल रहा है, एमरजेंस ऑफ मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट जर्म्स कैन बी प्रिवेंटेड बाय पर्सनल क्लीननेस। नहीं हो पा रहा ना, पर्सनल हैंड हाइजीन हम कर ही रहे हैं, पर्सनल क्लीननेस से कहाँ हो पा रहा है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट जर्म्स। तो ये तो गलत है डेफिनेटली। इसके पहले ऑप्शन देख लेते हैं क्या बोल रहा है। दूसरा तो गलत है। अब दूसरा अगर गलत है तो ए चला गया और बी चला गया, ठीक है। बचता है बी और सी। अब बी और सी में फोर्थ तो सही है, तो फोर्थ को हमको देखना नहीं है। अब बचा 3 और 5, तो 3 और 5 देखते हैं। एंट्री ऑफ मार्केट इन द डोमेन ऑफ हाइजीन इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ इन्फेक्शियस डिसीजेस। ऐसा कुछ तो था, एंट्री ऑफ मार्केट कुछ तो बोल रहा था बीच में ना, कहाँ दिया था ये मार्केट वाला, ये, बट द एंट्री ऑफ मार्केट इनटू दिस डोमेन हैज़ created a false sense of security that gets conditioned and reinforced by the onslaught of advertisement। देखो मार्केट इस पर्सनल हाइजीन में स्पेस में आ गया है, तो इससे क्या हो रहा है, एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी आ गया है कि भाई हम क्लीन हैं, हम हाइजीनिक हैं तो हमको कोई डिसीज़ नहीं होगी। अब इसमें इस ऑप्शन में क्या बोल रहा है, एंट्री ऑफ मार्केट इनटू द डोमेन ऑफ हाइजीन इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ इन्फेक्शियस डिसीजेस। और फिफ्थ क्या बोल रहा है, इट इज़ अ कम्युनिटी हाइजीन इम्प्लीमेंटेड थ्रू पब्लिक हेल्थ मेजर्स दैट इज़ रियली इफेक्टिव इन द बैटल अगेंस्ट इन्फेक्शियस डिसीजेस। तो देखो ये ज़्यादा बेटर स्टेटमेंट है कि भाई कम्युनिटी हाइजीन को हम इम्प्लीमेंट करें थ्रू पब्लिक हेल्थ मेजर्स, ठीक है, जिससे इन्फेक्शियस डिसीज़ को हम कम कर पाएंगे। इसमें ये शॉर्ट बोलना कि एंट्री ऑफ मार्केट इनटू दिस डोमेन, इसने बोला कि ये एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी क्रिएट कर रहा है कि हम हाइजीनिक है, हमको कोई डिसीज़ नहीं होगी। बट इसमें ये नहीं बोल रहा है कि उससे इंक्रीज़ होगा, इससे ये कहीं कहीं नहीं बोल रहा है कि उससे इंक्रीज़ होगा, बस ये बोल रहा है कि ऐसा फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी आ गया लोगों में कि भाई हम मतलब पर्सनल हाइजीन को ध्यान देंगे तो हमें कोई इन्फेक्शियस डिसीज़ नहीं होगी। उससे वो लोग कम्युनिटी हाइजीन को इग्नोर कर रहे हैं, है ना। तो मेरे हिसाब से तो ये भी गलत होना चाहिए, आंसर इसका सी होना चाहिए, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी, दैट इज़ 4 and 5 ओनली। समझ में आ रहा है, आगे बढ़ते हैं। इसको आप हटा दो, मत देखना इसको, देख ही लिया होगा वैसे अब तो। एनीवेज आगे वाले में भी ऐसे है क्या, नहीं है, ठीक है। अब इस पैसेज को पढ़ते हैं।
On the basis of the passage given above, the following assumption have been made. Sustainable production of India's cereal food grains is impossible without diversity of pollinating animals. Monoculture of horticulture crops hampers the survival of. अरे यार अब तो देख ही लिया होगा खैर आपने, बट फिर भी मैं मिटा देता हूँ एक बार. Pollinators become scarce in cultivated areas devoid of natural vegetation. Diversity in insects induces diversity of plants. Okay. तो क्या बोल रहा है, अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार. Approximately 80% of all flowering plant species are pollinated by animals. तो 80% जो है वो उसको कौन pollinate करता है, animals करते हैं, including birds and animals. But the main pollinators are insects. तो मेन पॉलिनेटर्स कौन है, इंसेक्ट्स हैं. पॉलिनेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग अस विद अ वाइड वैरायटी ऑफ फूड एज वेल एज many plant derived medicines. At least 1/3 of the world's agricultural crops depend upon pollination. Bees are most dominant in this, जो pollinate करती हैं. It comes to pollination and they are crucial to more than 400 crops. Pollination is an essential service that is result of intricate relationship between plants and animals, and reduction or less of either affects the survival of both. Effective pollination requires resources such as refuges of pristine natural vegetation. Effective pollination किससे हो पाएगा, नेचुरल वेजिटेशन को कंजर्व करके. तो क्या बोल रहा है, सस्टेनेबल प्रोडक्शन ऑफ इंडिया सीरियल फूड ग्रेन्स इज इम्पॉसिबल. ये तो कुछ बोल ही नहीं रहा है, ऐसा तो कुछ बोल ही नहीं रहा है. तो पहला हट गया और सी भी हट गया. अब 3 और 4 सही है, 2 देख लेते हैं बस. मोनोकल्चर ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैम्पर्स द सर्वाइवल ऑफ इंसेक्ट्स. ऐसा कहीं बोल रहा है कि मोनोकल्चर जो होगा, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स ही हम बस वो करेंगे, ग्रो करेंगे तो इंसेक्ट्स का सर्वाइवल जो है वो हैम्पर करेगा. ऐसा कहीं बोल रहा है क्या, ऐसा कहीं नहीं बोल रहा है. कहाँ बोल रहा है ऐसा, कहीं ऐसा तो नहीं बोल रहा है ना. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी. ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलें. चलो अब ये क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है. पहले इसका वो पढ़ लेते हैं, एक मिनट. विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स द बेस्ट क्रक्स ऑफ द पैसेज. डेवलपमेंट ऑफ रीजनल क्लाइमेट मॉडल्स हेल्प इन चूजिंग क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस. हैवी डिपेंडेंस ऑन ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज कैन बी रिड्यूस थ्रू ऑब्टेनिंग ड्राई लैंड क्रॉपिंग सिस्टम्स. Climate change increases critically of water resources while simultaneously threatening it. Climate change causes farmers to adopt unsustainable livelihoods, risking cropping strategies. तो मतलब शॉर्टेज ऑफ वाटर या उसके ऊपर डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, ऐसा कुछ है ना. चलो पढ़ते हैं. A study conducted on the impacts of climate change over the Kaveri basin of Tamil Nadu using regional climate models showed an increasing trend for maximum and minimum temperatures and decrease in the number of rainy days. So rainy days कम हो गए, maximum minimum temperatures बढ़ गए हैं. These climate shifts will have impact on the hydrological cycles in the region, leading to more runoff and less recharge and affect the groundwater tables. तो groundwater table कम होगा, runoff बढ़ेगा और basically से water cycle खराब हो रहा है. Further, there has been an increase in the frequency of droughts बढ़ गए हैं स्टेट में. This has driven farmers to increase dependency on groundwater resources to secure their crops. तो इससे क्या हुआ है कि फार्मर जो रेंज पे डिपेंडेंट थे वो अब ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज पे डिपेंड हो गए हैं अपनी क्रॉप्स को सिक्योर करने के लिए. अब पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, डेवलपमेंट ऑफ रीजनल क्लाइमेट मॉडल्स हेल्प्स इन चूजिंग क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस. कुछ नहीं बोल रहा है ऐसा. इसमें ये बोल रहा है कि कैसे क्लाइमेट चेंज होने से एग्रीकल्चर इफेक्ट हो रहा है ना, वाटर हाइड्रोलॉजिकल साइकिल इफेक्ट हो रही है और उससे कैसे फार्मर्स कोप अप कर रहे हैं बेसिकली. हैवी डिपेंडेंस ऑन ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज कैन बी रिड्यूस बाय अडॉप्टिंग ड्राई लैंड क्रॉपिंग सिस्टम्स. ऐसा भी कुछ नहीं बोल रहा है ना. ये भी गया, ये भी गया. सी क्या बोल रहा है, क्लाइमेट चेंजेस इंक्रीज द क्रिटिकलिटी ऑफ वाटर रिसोर्सेज while simultaneously threatening it. तो यही बोल रहा है ये बेसिकली कि क्लाइमेट चेंज से क्या हो रहा है, क्लाइमेट चेंज से मिनिमम मैक्सिमम टेम्परेचर बढ़ गया है, नंबर ऑफ रेनी डेज कम हो गए हैं, ड्रॉट्स आ रहे हैं, है ना. तो इससे वाटर रिसोर्सेज को क्रिटिकली इम्पैक्ट हो रहा है. ये हो सकता है. डी क्या बोल रहा है, क्लाइमेट चेंजेस कॉजेज द फार्मर्स टू अडॉप्ट अनसस्टेनेबल लाइवलीहुड्स एंड रिस्किंग क्रॉपिंग स्ट्रैटेजीज. ऐसा भी कुछ नहीं बोल रहा है. ये बस ये बोल रहा है कि जो फार्मर्स हैं वो अपना डिपेंडेंसी ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज के ऊपर बढ़ा देंगे टू सिक्योर देयर क्रॉप्स. ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है कि अनसस्टेनेबल हो रहा है, ऐसा तो कुछ नहीं बोल रहा ना. तो क्या ऑप्शन हो जाएगा इसका, सी. समझ में आ रहा है. आगे बढ़ते हैं. अब इस टाइप के क्वेश्चंस देखते हैं जिसमें कंक्लूजन और इन्फरेंस वाले क्वेश्चंस होते हैं ना. कंक्लूजन, इन्फरेंस, अभी भी वही कर रहे थे हम, बट इसमें इस टाइप से और देखते हैं. अब बोल रहा है कि इसमें क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द अबव स्टेटमेंट. तो 4 स्टेटमेंट है, यहाँ भी 4 हैं. इंक्रीज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रेन्स वुड लीड टू डिक्रीज इन द नंबर ऑफ सच एक्सीडेंट्स. पहले ये पढ़ लो, ये जो छोटे वाले होते हैं ना इनमें पढ़ लिया करो, है ना. बड़े बड़े में क्वेश्चन देखा करो, इसमें तो पढ़ ही लिया करो, 4 लाइनें तो हैं. The lifeline of Mumbai is it train network, one of the most crowded places in the city.
ग्रुप ऑफ कम्यूटर्स ऑफ मुंबई सबर्बन रेलवेज कॉल्ड फॉर स्ट्राइक इन रिस्पॉन्स टू इंक्रीजिंग नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स जो पिछले 1 साल में हुए हैं ड्यू टू ओवर क्राउडिंग। द कम्यूटर्स वांट टू कंटिन्यू द स्ट्राइक अनलेस द अथॉरिटीज अग्री टू इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रेन्स इन दैट रूट। तो बेसिकली क्या बोल रहा है, क्या पैसेज किसके बारे में बात कर रहा है कि जो मुंबई ट्रेन्स हैं वो ओवर क्राउडेड हो गई हैं, जिससे एक्सीडेंट्स बढ़ गए हैं पिछले 1 साल में। तो कम्यूटर्स जो हैं, जो ट्रैवल करते हैं, उन्होंने स्ट्राइक कर दिया है कि भाई आप जब तक फ्रीक्वेंसी नहीं बढ़ाओगे, नंबर ऑफ ट्रेन्स नहीं बढ़ाओगे, तब तक हम स्ट्राइक पे रहेंगे, ये बोल रहा है ना। अब देखते हैं कि क्या इन्फ्रेंस हम ले सकते हैं। पहला क्या बोल रहा है, इंक्रीज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रेन्स वुड लीड टू डिक्रीज इन द नंबर ऑफ सच एक्सीडेंट्स। तो ऐसा तो नहीं है, वो बोल रहे हैं कि बढ़ाओ, कम होगा नहीं होगा वो हमको थोड़ी पता है, ऐसा बोल भी नहीं रहा है, तो पहला गलत हो गया। दूसरा क्या बोला है, द ट्रेन्स इन द मुंबई सबर्बन रन ओवर क्राउडेड। अब देखो ये स्टेटमेंट आपको सही लगेगा, बट आगे भी हम पढ़ लेते हैं। द रेलवे अथॉरिटीज आर इनडिफरेंट मतलब उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कम्यूटर्स की सेफ्टी का, तो ये भी नहीं बोल रहा है ना, ये भी पैसेज नहीं बोल रहा। चौथा क्या बोल रहा है, द रेलवे डिड नॉट इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी इन प्रपोर्शन टू द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कम्यूटर्स इन द पास्ट 1 ईयर। ये हो सकता है। अब देखो 2 स्टेटमेंट आपके पास हैं, ये पैसेज किस बारे में बात कर रहा है, ये पैसेज इस बारे में बोल रहा है कि अब ये पैसेज ये बोल रहा है कि मुंबई की जो ट्रेन्स हैं वो ओवर क्राउडेड हो गई हैं, उसकी वजह से पिछले 1 साल में जो एक्सीडेंट्स हैं वो बढ़ गए हैं, और कम्यूटर्स ने प्रोटेस्ट किया है, स्ट्राइक कर दिया है कम्यूटर्स ने। क्यों स्ट्राइक किया है, स्ट्राइक क्या इसलिए किया है कि ओवर क्राउडिंग है, ओवर क्राउडेड तो बहुत सालों से है, बट स्ट्राइक क्यों किया है, स्ट्राइक इसलिए किया है क्योंकि एक्सीडेंट्स अब बढ़ गए हैं, इतना ज़्यादा ओवर क्राउडिंग हो गया है, ठीक है, कि एक्सीडेंट्स बढ़ गए हैं और ओवर क्राउडिंग है, बट एक्सीडेंट्स बढ़ गए हैं, एक्सीडेंट्स की वजह से उन्होंने स्ट्राइक किया है, और वो ये बोल रहे हैं कि आप नंबर ऑफ ट्रेन्स बढ़ाओ, है ना, तभी हम अपनी स्ट्राइक कम करेंगे। तो जो दूसरा स्टेटमेंट है ये क्या बोल रहा है कि द ट्रेन्स इन द मुंबई सबर्बन रन ओवर क्राउडेड हैं, बट क्रक्स नहीं है ये पैसेज का। क्रक्स क्या है पैसेज का कि ओवर क्राउडेड है, उस वजह से एक्सीडेंट बढ़ गए हैं, है ना, और हमको फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रेन बढ़ाने की ज़रूरत है, ये बोल रहा है। और जो अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने जो नंबर ऑफ ट्रेन्स है वो नहीं बढ़ाई हैं, पैसेंजर्स बढ़ गए हैं, नंबर ऑफ ट्रेन्स उन्होंने नहीं बढ़ाई हैं, जिसकी वजह से ओवर क्राउडिंग बढ़ गई है और उसकी वजह से एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। तो अब इन दोनों में से बेस्ट आंसर 4 होगा। क्यों, क्योंकि इसमें ये बोल रहा है कि इसमें पूरे पैसेज को बता दे रहा है कि भाई रेलवे ने क्या किया है, फ्रीक्वेंसी नहीं बढ़ाई है, नंबर ऑफ ट्रेन्स नहीं बढ़ाई है, जिसकी वजह से ओवर क्राउडिंग हो गई है और एक्सीडेंट बढ़ गए हैं। तो आंसर इसमें क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 4। समझ में आ रहा है। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following best summarizes the main idea of the paragraph? Hunger is caused by too many people pressing against finite resources. In spite of drought and overpopulation, there is no famine in Oklahoma. Overpopulation and famine are casually related in the Horn of Africa. Famine in the Horn of Africa is not due to overpopulation, but more importantly due to lack of government assistance and political insecurity. तो ये 4 चीज़ें फैमिन के बारे में बात कर रहा है बेसिकली ये, है ना। अभी क्या बोल रहा है, ओक्लाहोमा is not perceived as overpopulated because in spite of a horrendous drought इट इज़ नॉट फेसिंग फेमीन। ओक्लाहोमा जो है वो ओवर पॉपुलेटेड नहीं है क्योंकि वहाँ पे सूखा नहीं पड़ रहा है बेसिकली, और फेमीन नहीं आ रहा। मतलब फेमीन क्या होता है कि खाना नहीं मिल रहा है ना, तो खाना जो है अब ऐसा सिचुएशन नहीं है कि वहाँ पे लोगों को खाना नहीं मिल रहा है, 1 मिनट, तो वहाँ पे ड्रॉट नहीं आ रहा है। तो क्यों नहीं आ रहा है, वहाँ ओक्लाहोमा को मानते हैं कि ओवर पॉपुलेटेड है, बट स्टिल वहाँ पे फेमीन नहीं आ रहा है। क्यों, फेमीन इन ओक्लाहोमा इज़ इनकंसीवेबल बिकॉज इट रिसीव्स अ फेयर प्राइस फ्रॉम इट्स एक्सपोर्ट्स। तो एक्सपोर्ट से उनको काफ़ी चीज़ें मिलती हैं, है ना, उसने अपनी लैंड को लीज नहीं किया है फॉरेन कंट्रीज़ को। द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर रिसीविंग अ हेल्पिंग हैंड फ्रॉम द गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट उनको हेल्प करती है। और जो फार्मर्स और रेंचर्स हैं वो फेडरल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं ड्रॉट्स के टाइम पे, इसीलिए वो भुखमरी से नहीं मरते हैं। फेमीन क्या होता है, भुखमरी होती है ना। इट इज़ अ लैक ऑफ दीज, फेमीन मतलब शॉर्टेज ऑफ क्रॉप्स, बेसिकली खाना नहीं मिलता है। इट इज़ अ लैक ऑफ दीज फैक्टर्स इन हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हॉर्न ऑफ अफ्रीका जो है आप देखते होगे सीड कंट्रीज जिसको बोलते हैं, सोमालिया, इट्रिया, इथोपिया, डिजिबूती, ये जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका वाली कंट्रीज़ हैं यहाँ पे इट इज़ लैक ऑफ दीज फैक्टर्स। ये जो ऊपर हमने देखा है, गवर्नमेंट असिस्टेंस नहीं देती है, पॉलिटिकल इनसिक्योरिटी है, इसकी वजह से सोमालिया और हॉर्न ऑफ अफ्रीका वाली कंट्रीज़ में फेमीन देखने को मिलता है, न कि ओवर पॉपुलेशन से। तो ओवर पॉपुलेशन रीज़न नहीं है हॉर्न ऑफ अफ्रीका में ये फेमीन का, ये पैसेज ये बोल रहा है ना। और ओक्लाहोमा का एग्जाम्पल दे रहा है उसमें। तो पहला बोल रहा है हंगर इज कॉज्ड बाय टू मैनी पीपल प्रेसिंग अगेंस्ट फाइनाइट रिसोर्सेज, ऐसा तो कुछ नहीं बोल रहा है। इन स्पाइट ऑफ ड्रॉट एंड ओवर पॉपुलेशन देयर इज नो फेमीन इन ओक्लाहोमा। इन स्पाइट ऑफ ड्रॉट एंड ओवर पॉपुलेशन देयर इज नो फेमीन इन ओक्लाहोमा, बट ये मेन समराइजेज द पैसेज बोला ना, बेस्ट ऑप्शन समराइजेज द मेन आइडिया। ये मेन आइडिया नहीं है, ये बस एक एग्जाम्पल दे रहा है ओक्लाहोमा की कि ओक्लाहोमा में नहीं होता है क्योंकि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन अच्छा है। ओवर पॉपुलेशन एंड फेमीन आर नॉट कैजुअली रिलेटेड टू द हॉर्न ऑफ अफ्रीका। तो इसमें क्या, ये आखिरी स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, इसमें ये बोल रहा है, ये एग्जाम्पल देके ओक्लाहोमा का एग्जाम्पल देके ये बोल रहा है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में ये सब नहीं है जो ओक्लाहोमा में है,
और पॉलिटिकल इनसिक्योरिटी है जिसकी वजह से फेमिन आता है। ओवर पॉपुलेशन एक रीज़न नहीं है फेमिन का, है ना। तो इसमें क्या बोल रहा है, ओवर पॉपुलेशन एंड फेमिन आर नॉट कैजुअली रिलेटेड इन हॉर्न ऑफ अफ्रीका। तो ये सही हो सकता है क्योंकि ओवर पॉपुलेशन से फेमिन का रिलेशन नहीं है, क्योंकि ओक्लाहोमा में भी ओवर पॉपुलेशन उसको बोलते हैं बट वहाँ फेमिन नहीं आ रहा, तो दोनों रिलेटेड नहीं है, ठीक है। चौथा क्या बोल रहा है, फेमिन इन द हॉर्न ऑफ अफ्रीका इज नॉट ड्यू टू ओवर पॉपुलेशन बट मोर इम्पॉर्टेंटली ड्यू टू लैक ऑफ गवर्नमेंट असिस्टेंस एंड पॉलिटिकल इनसिक्योरिटी। तो ये भी सही हो सकता है। ओवर पॉपुलेशन एंड फेमिन आर नॉट कैजुअली रिलेटेड इन द हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ये भी सही हो सकता है। और चौथा क्या, फेमिन जो आ रहा है हॉर्न ऑफ अफ्रीका में, इट इज़ नॉट ड्यू टू ओवर पॉपुलेशन, ये ओवर पॉपुलेशन की वजह से नहीं है, बट मोर इम्पॉर्टेंटली ये लैक ऑफ गवर्नमेंट असिस्टेंस और पॉलिटिकल इनसिक्योरिटी की वजह से है। Which of the following best describes, summarizes the main idea of the passage? Overpopulation and famine are not casually related in the Horn of Africa. It is a lack of these factors in Horn of Africa. अच्छा देखो, अब इसमें क्या बोल रहा है कि चौथा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, चौथा स्टेटमेंट इसमें ये बोल रहा है कि फैमिन जो आ रहा है हॉर्न ऑफ अफ्रीका में, ये सिर्फ ओवर पॉपुलेशन की वजह से नहीं है, नॉट ओनली ड्यू टू ओवर पॉपुलेशन। मतलब ये क्या मान रहा है कि ये मान रहा है कि जो फेमिन आ रहा है ओवर पॉपुलेशन उसका एक फैक्टर है, प्लस इसके साथ गवर्नमेंट असिस्टेंस नहीं दे रही और पॉलिटिकल इनसिक्योरिटी है तो वो भी है। बट इसमें तो आखिरी स्टेटमेंट में साफ साफ बोल रहा है ना कि इट इज़ नॉट ड्यू टू ओवर पॉपुलेशन। फेमिन जो आ रहा है हॉर्न ऑफ अफ्रीका में, इट इज़ नॉट ड्यू टू ओवर पॉपुलेशन, तो ओवर पॉपुलेशन एक रीज़न नहीं है इसका। तो फोर्थ गलत हो गया, ऑप्शन क्या बचा, 3 बचा बस। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 3। समझ में आ गया। अब देखो ये आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, बहुत बड़ा क्वेश्चन है और इसके आगे फिर क्वेश्चंस भी हैं, है ना। चलो इसको देखते हैं क्या बोल रहा है। फॉर अचीविंग इंक्लूड, अब ये जो बड़े पैसेजेस होते हैं ना, इसमें हम कीवर्ड मार्क करते हैं। अब इसमें आपको सब चीज़ें नहीं पढ़नी, अब इसमें कैसे पढ़ना है, इंक्लूसिव ग्रोथ को अचीव करने के लिए हमें रीथिंकिंग चाहिए, है ना। स्टेट की डिबेट हो रहा है अबाउट द साइज़ ऑफ गवर्नमेंट, ये मिसलीडिंग हो सकता है कि भाई गवर्नमेंट का साइज़ अगर बड़ा है तो द अर्ली डिबेट अमंग इकोनॉमिक्स अबाउट द साइज ऑफ कैन बी मिसलीडिंग। द नीड क्या है कि हम इनेबलिंग गवर्नमेंट को प्रमोट करें। इंडिया एक लार्ज कॉम्प्लेक्स नेशन है ना, जिससे वो क्या हो रहा है, जिससे वो सबके नीड्स को केटर नहीं कर सकता, है ना। आस्किंग गवर्नमेंट सरकार से बोलना कि आप सारे एसेंशियल गुड्स करो, इससे क्या होगा, जॉब्स क्रिएट होंगी और जो प्राइसेस हैं उस पर कैप लगेगा। ऑल गुड इज, इससे क्या होगा, इससे ब्यूरोक्रेसी कम्बरसम बनेगी, कॉम्प्लेक्स बनेगी और करप्शन बढ़ेगा। ये बोलने से कि आप एसेंशियल गुड्स और नेसेसरी जॉब्स प्रोवाइड करो, इससे ब्यूरोक्रेसी बढ़ेगी, कम्बरसम होगी मतलब, और करप्शन होगा। एम क्या होना चाहिए कि इंक्लूसिव ग्रोथ लाना एम होना चाहिए। यही एम था किसका, फाउंडिंग फादर्स का, नेशन के। एंड ऑल्सो टू टेक अ मोर मॉडर्न व्यू ऑफ द स्टेट एंड रियलिस्टिक डिलीवर इट, लीड्स टू एन इनेबलिंग स्टेट की बात कर रहा है ये। गवर्नमेंट दैट डज नॉट ट्राई टू डायरेक्टली डिलीवर टू द सिटीजन्स। इनेबलिंग स्टेट क्या होता है कि गवर्नमेंट डायरेक्टली चीज़ें लोगों तक ना पहुँचाए बल्कि उनको इनेबल करे, उनको स्किल्स प्रोवाइड करे, है ना। इंस्टेड इसे क्या करे, इंस्टेड ऑफ दैट क्या करे, मतलब डायरेक्टली प्रोवाइड करने के बजाय सरकार क्या करे, क्रिएट्स एन इनेबलिंग इथोस फॉर द मार्केट सो दैट इंडिविजुअल इंटरप्राइज कैन फ्लरिश, मतलब प्राइवेट इंटरप्राइज फ्लरिश कर सके, है ना। फॉर मोस्ट पार्ट प्रोवाइड फॉर द नीड्स ऑफ वन अनदर। दूसरा क्या बोला, स्टेप्स टू हेल्प दोज हु डू नॉट मैनेज टू डू वेल देमसेल्व्स, जो अपने आप से खुद से कुछ नहीं कर पा रहे हैं उनको वो सपोर्ट करे, है ना। और उनको ये लगना चाहिए कि भाई हम अकेले नहीं हैं, हमें सपोर्ट मिल रहा है सरकार से, है ना। हेंस वी नीड अ गवर्नमेंट व्हेन इट कम्स टू द मार्केट सेट्स इफेक्टिव इंसेंटिव कंपैटिबल रूल्स एंड रिमेन्स ऑन द साइड लाइन्स, मतलब गवर्नमेंट साइड लाइन्स पे रहे, इंटरफेरेंस ज़्यादा ना करे, विद मिनिमल इंटरफेरेंस एंड एट द सेम टाइम प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन डायरेक्टली हेल्पिंग द पुअर, गरीब की सहायता करे, है ना। बाय इंश्योरिंग दैट बेसिक एजुकेशन मिले सबको, मतलब सबको पढ़ाई लिखाई का मौका मिले, मतलब हेल्थ सर्विसेज मिले और खाना मिले, बेसिकली ये सब बेसिक चीज़ें सबको मिलनी चाहिए, है ना। अब ये क्या बोल रहा है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंक्लूसिव ग्रोथ वॉज लेड डाउन बाय द फाउंडिंग फादर्स ऑफ द नेशन। तो सही है, यही बोल रहा था, पहले पीछे देखा था हमने, कहाँ गया ये, द एम मस्ट बी टू, कहाँ गया यार, हाँ, ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ दैट वाज लेड डाउन बाय द फाउंडिंग फादर्स ऑफ द नेशन। तो ये तो साफ साफ दिया हुआ है कि ये फाउंडिंग फादर्स ने ही ले किया था, तो पहला तो सही है। अगर पहला सही है तो दूसरा चला गया।
नीड ऑफ द आर इज़ टू हैव एन इनेबलिंग गवर्नमेंट, ये भी दिया हुआ है साफ साफ इसमें, है ना। ये भी हमने पढ़ा था कि इनेबलिंग गवर्नमेंट 4-5 बार आ गया है इसमें, कि नीड ऑफ द आर जो है, द नीड ऑफ द आर इज़ टू हैव एन इनेबलिंग गवर्नमेंट, ये वाली है ना स्टेटमेंट है, साफ साफ छपी हुई है, तो ये भी सही है। उसके बाद क्या बोल रहा है, द गवर्नमेंट शुड इंगेज इन अ मैक्सिमम इंटरफेरेंस इन द मार्केट, तो ये तो गलत है, हमने पढ़ा था कि मिनिमम इंटरफेरेंस होना चाहिए, तो ये गलत है। थर्ड गलत हो गया, थर्ड गलत कर देते हैं हम, 1 और 2 सही है, तो आंसर हो गया ए। ठीक है, समझ में आ गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द पैसेज द स्ट्रैटेजी ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ कैन बी इफेक्टिव बाय फोकसिंग ऑन, इंक्लूसिव ग्रोथ क्या होता है, ये आपने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा होगा। इंक्लूसिव ग्रोथ क्या होता है, सबको, सब हर तबके के लोगों को बढ़ाना, ऊपर करना, है ना। तो पहला क्या बोल रहा है कि इंक्लूसिव ग्रोथ हम कैसे ला सकते हैं, मीटिंग ऑल नीड्स ऑफ एवरी सिटीजन इन द कंट्री, ऑल नीड्स एवरी सिटीजन, है ना। जो अमीर लोग हैं उनको भी आप अच्छा कर रहे हो, तो ये तो गलत है ना, पहले गरीब लोगों को ऊपर करो। ठीक है, तो पहला गलत हो गया। इंक्रीजिंग द रेगुलेशंस ओवर द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ऐसा तो कुछ भी नहीं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की तो पैसेज में बात ही नहीं हुई, तो दूसरा गलत हो गया। तीसरा क्या बोल रहा है, कंट्रोलिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, अगेन मैन्युफैक्चरिंग गुड्स की कोई बात नहीं हुई है, सी भी गलत हो गया, बचता है डी। डी क्या बोला, डिलीवरी ऑफ बेसिक सर्विसेज टू द डिप्राइव सेक्शन ऑफ सोसाइटी, अगर आप पैसेज नहीं भी पढ़ते तो भी ये क्वेश्चन कर देते हैं, क्योंकि इंक्लूसिव ग्रोथ सबसे अच्छा ऑप्शन क्या है इंक्लूसिव ग्रोथ का, कि हम क्या करें, जो डिप्राइव सेक्शन है, जिनको फैसिलिटीज़ नहीं मिल पा रही हैं, उनको हम ऊपर लाएं, उनको हम अपलिफ्ट करें, है ना, तो डी हो गया इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स एन इनेबलिंग गवर्नमेंट, इनेबलिंग गवर्नमेंट कौन होती है, ये पूछ रहा है। एक लार्ज ब्यूरोक्रेसी होती है, नहीं, लार्ज ब्यूरोक्रेसी नहीं होती, ये हमने देखा कि अगर ब्यूरोक्रेसी बड़ी हो जाएगी तो वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, है ना, वो इनेबलिंग गवर्नमेंट नहीं देगी हमको, तो पहला गलत हो गया, ए हट गया, डी हट गया। ये एक सरल पैसेज है ना, इसमें कोई कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज नहीं है, इसको हमने पढ़ के समझ लिया कि क्या बोल रहा है। दूसरा क्या बोल रहा है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेलफेयर प्रोग्राम्स थ्रू रिप्रेजेंटेटिव्स, ये हो सकता है, इम्प्लीमेंट वेलफेयर प्रोग्राम्स को हम इम्प्लीमेंट करें, इनेबल करें गवर्नमेंट लोगों को, है ना। सिटीजन्स को बेसिकली क्या करे, सिटीजन्स को इनेबल करे कि वो अपना काम खुद कर पाए, है ना। क्रिएटिंग एन एथोस दैट हेल्प्स इंडिविजुअल एंटरप्राइज, ये भी था, हमने देखा था, 3 भी सही है। एक मिनट रुको, 2 अगर पहला गलत हो गया तो 2 तो चला गया हमारा, एक मिनट रुक जाओ, तो इसका मतलब कि 4 और 5 सही है, 3 बस हमको देखना है, तो 3 तो सही है ही। इम्प्लीमेंट, ये क्या बोल रहा था, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेलफेयर प्रोग्राम्स थ्रू रिप्रेजेंटेटिव्स, वेलफेयर प्रोग्राम अगर गवर्नमेंट लाती है, अच्छा इनेबलिंग गवर्नमेंट की बात पूछ रहा है, तो इनेबलिंग गवर्नमेंट हमने पैसेज से क्या देखा कि इनेबलिंग गवर्नमेंट वैसी गवर्नमेंट है जो सिटीजन्स को इनेबल करे, ना कि खुद से खर्चा करके सिटीजन्स को पाले, है ना, यही देखा था हमने। तो वेलफेयर प्रोग्राम्स की बजाय वो क्या करे कि सिटीजन्स का स्किल इंप्रूव करे, है ना, इन सब चीज़ों पे बेसिकली करे, है ना, वेलफेयर प्रोग्राम्स की कहीं बात नहीं हुई। तो 2 वैसे भी गलत हो गया था, पहला अगर आपने हटाया तो 2 वैसे भी चला गया था, बट फिर बी और सी में से कोई आंसर होना था, तो 4 और 5 तो है ही, हमको बस 3 देखना है। क्रिएटिंग एन एथोस दैट हेल्प्स इंडिविजुअल एंटरप्राइज, ये एज इट इज स्टेटमेंट पैसेज में लिखा हुआ है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वाई इज द स्टेट अनेबल टू डिलीवर ऑल दैट इज नीडेड, अब ये कहाँ दिया हुआ है पैसेज में, ऑल दैट इज नीडेड, देख लेते हैं एक बार, इसको हटाते हैं, कहाँ दिया हुआ है, इंडिया इज टू लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स अ नेशन फॉर द स्टेट टू बी एबल टू डिलीवर ऑल दैट इज नीडेड, मतलब जो भारत है वो बहुत बड़ा है और एक कॉम्प्लेक्स नेशन है, तो हम सबको हर चीज़ डिलीवर नहीं कर सकते, है ना, हमको कुछ पर्टिकुलर सेक्शंस को पहले डिलीवर करना होगा ताकि हम इक्वालिटी ला पाएँ। अभी इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ये, स्टेट इंडिया जो है वो सारे लोगों को क्यों नहीं चीज़ें प्रोवाइड कर पा रहा है, तो पहला क्या है, इट डज़ नॉट हैव सफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी, ऐसा तो नहीं है, क्या रीज़न है इसका, कि भाई बहुत बड़ा है और कॉम्प्लेक्स है, ये रीज़न है। दूसरा क्या बोल रहा है, इट डज़ नॉट प्रमोट इंक्लूसिव ग्रोथ, ऐसा भी नहीं है ना, तो ये भी दोनों गलत हो गए, आंसर क्या हो गया, डी, सिंपल है ये, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द एसेंशियल मैसेज दैट इज बीइंग कन्वेड बाय द ऑथर ऑफ द पैसेज, क्रक्स क्या है पूरे पैसेज का, कि इंक्लूसिव ग्रोथ लानी पड़ेगी, इनेबलिंग गवर्नमेंट लानी पड़ेगी, है ना। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंक्लूसिव ग्रोथ लेड डाउन बाय द फाउंडिंग फादर्स ऑफ द नेशन शुड बी रिमेंबर्ड, तो बहुत ही जनरल स्टेटमेंट है, एक लाइन में बोल रहा है ये। गवर्नमेंट नीड्स टू मेक अवेलेबल मोर स्कूल्स एंड हेल्थ सर्विसेज, तो स्कूल्स और हेल्थ सर्विसेज को बढ़ाना पड़ेगा, इनेबलिंग गवर्नमेंट की बात हो रही है इसमें। द गवर्नमेंट नीड्स टू एस्टैब्लिश मार्केट्स एंड इंडस्ट्रीज टू मीट द नीड्स ऑफ द पुअर स्टेट ऑफ द सोसाइटी, नहीं ये गलत है। देयर इज नीड टू रीथिंक द रोल ऑफ स्टेट इन अचीविंग इंक्लूसिव ग्रोथ, ओके देखो ये चला गया ऑप्शन में कि भाई इंक्लूसिव ग्रोथ फाउंडिंग फादर का वो है, ये कोई एसेंशियल मैसेज थोड़ी है, ये तो बस उसने फैक्ट स्टेट किया है। तो डी और बी में क्या बोल रहा है कि गवर्नमेंट को स्कूल और हेल्थ सर्विसेज खोलनी पड़ेंगी, ये पैसेज बोल रहा है, पैसेज ये थोड़ी बोल रहा है कि स्कूल और हेल्थ सर्विसेज
खोलनी पड़ेगी। पैसेज तो ये बोल रहा है कि आप इनेबलिंग गवर्नमेंट लाओ और इंक्लूसिव ग्रोथ लाओ, है ना, ये पैसेज की बात कर रहा है। इंक्लूसिव ग्रोथ होना चाहिए एसेंशियल मैसेज में। तो क्या बोल रहा है डी वाला ऑप्शन, कि हमको रीथिंक करना पड़ेगा कि स्टेट क्या कर रहा है इंक्लूसिव ग्रोथ लाने के लिए। देयर इज़ अ नीड टू रीथिंक द रोल ऑफ स्टेट इन अचीविंग इंक्लूसिव ग्रोथ। तो जैसे हमने पीछे देखा पैसेज में, हमने क्या देखा था, पैसेज में हमने देखा था, कहाँ गया, पैसेज में हमने देखा था कि जो ये आइडिया है इनेबलिंग स्टेट का, दैट इज़ अ गवर्नमेंट दैट डज नॉट ट्राई टू डिलीवर टू द सिटीजन्स एवरीथिंग दैट इज़ नीडेड, इंस्टेड वो ये सब करे, है ना, ये 1 और 2 करे, ठीक है, ये सब वो बोल रहा है, ठीक है, वो ये सब बोल रहा है। तो इसका मतलब हमको रीथिंक करना पड़ेगा कि जो इन्हें ये इंक्लूसिव ग्रोथ है वो क्या बोल रहा है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इज डी। समझ में आ गया। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, है ना। थैंक यू सो मच। अगले लेक्चर में मिलते हैं और कॉम्प्रिहेंशंस को प्रैक्टिस करेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।